अस्सलामुअलैकुम। उन अकाबरी ने इसराइल में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को और अपने खास सीक्रेट एजेंटों को हुक्म दिया कि वो जल्द से जल्द ये मालूम करें कि अल्पा ने अपने 4 नए टेलीपैथी जाने वालों को कहाँ छुपा कर रखा है, किसी तरह भी उनका सुराग लगाएं। ऐसे वक्त तेजपाल के एक टेलीपैथी जानने वाले बेजोन ने अमरीकी फ़ौज के आला अफसर से रब्ता किया और कहा कि पैरी माउंट ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मारा गया था। इसका मतलब यही था कि जैकी ओल्ड इसी शहर में है और उससे मिलने वाला था, लेकिन मिलने से पहले ही पैरी माउंट को हलाक कर दिया गया। हम उसकी ताक में थे। फिर हमें पता चला कि वहाँ 1 या 2 टेलीपैथी जाने वाले हैं। एक नाइट क्लब में हमने एक लड़की को ट्रैप किया जो डांस कर रही थी। उसके ख्यालात से पता चला कि कोई उसके दिमाग में है। हमने उसका ताक़ुब किया। वो हमें तकरीबन 5 घंटे तक वियना की सड़कों और गलियों में दौड़ाती रही। इसके बाद अपने घर में चली गई। फिर हमने उसके माँ बाप के दिमागों को पढ़ा तो पता चला कि वो एक बिजनेसमैन की बेटी है और किसी टेलीपैथी जानने वाले ने उसे अलाकार बनाया हुआ था। आला अफसर ने कहा, तुम्हारी इस रिपोर्ट से पता चलता है कि यकीनन जैकी ओल्ड इसी शहर में या इसी मुल्क के किसी दूसरे शहर में है और अल्पा के टेलीपैथी जाने वाले जैकी ओल्ड को तलाश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह अभी तुमने रब्ता कायम किया है उसी तरह अंद्रे और उसके 6 टेलीपैथी जाने वालों को हमसे रब्ता करना चाहिए था। हम बड़ी मुश्किल में हैं। तुम सब कोई ऐसा वक्त मुकर्रर करो कि 24 घंटों में कोई ना कोई टेलीपैथी जानने वाला हम में से किसी एक के दिमाग में मौजूद रहे ताकि उसके ज़रिए तुम सबको इतला दी जा सके कि तुम्हारी फौरी ज़रूरत है। बेजोन ने पूछा, आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं, हमें बताइए कि कैसी मुश्किलात हैं। वो आला बीबी के जैकी ओल्ड के पास होने और उसके 2 टेलीपैथी जाने वालों के एक वाक़ पूरी रुदात सुनाने लगा। इसे सुनकर बेजोन ने कहा, हम अभी आपके पास हाजिर होंगे। ये कहकर वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हुआ। फिर उसने तेजपाल को ये सारी बातें बताईं। तेजपाल थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, जैकी ओल्ड की कुव्वत रफ्ता रफ्ता कम होती जा रही है। उसके टेलीपैथी जाने वाले अगवा होते जा रहे हैं। मौजूदा हिसाब से अब जैकी ओल्ड के पास सिर्फ 4 टेलीपैथी जाने वाले रह गए हैं। उसने अपनी कुव्वत को दूसरी तरह हासिल करने के लिए यकीनन आला बीबी को अगवा इस तरह कराया होगा कि सारा इल्ज़ाम अमरीकी अकाबरीन पर आ रहा है। बेजोन ने कहा, यह तो हम जानते ही हैं कि जैकी ओल्ड के 2 टेलीपैथी जाने वालों को अल्पा ने अगवा किया था, लेकिन उन 2 टेलीपैथी जाने वालों को किसने अगवा किया होगा? क्या उन्हें भी अल्पा ने ही अगवा किया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह जैकी ओल्ड की कुव्वत कम होती जा रही है इस तरह अल्पा अपनी कुव्वत बढ़ाती जा रही है। दूसरे टेलीपैथी जाने वाले साथी बड़ी रॉबर्ट ने कहा, अल्पा बहुत तेज़ी दिखाती जा रही है, उसके लिए सोचा जाए। तेजपाल ने कहा, सोचना क्या है, अब अल्पा हमारे टारगेट पर रहेगी। तुम चारों टेलीपैथी जाने वालों में से 2 टेलीपैथी जाने वाले इसराइल में सुराग रसानी करोगे। मुख्तलिफ अकाबरीन, फौजी अफसरान और वहाँ की इंटेलिजेंस वालों के दिमागों में चक्कर लगाते रहोगे। कहीं ना कहीं से कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। दूसरी तरफ अली ने आंद्रे की हैसियत से उस आला अफसर को मुखातिब किया। आला अफसर ने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा, मैं तुम सबसे नाराज़ हूँ। अली ने कहा, मैं समझ रहा हूँ कि हमने आपसे रब्ता करने में बहुत देर की है, लेकिन आप देर की वजह सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसी क्या खुशी की बात है? आप FBI के आला अफसर से कंप्यूटर के ज़रिए रब्ता करें, मैं बता रहा हूँ। उसने फ़ौरन ही रब्ता किया तो अली ने कहा, मैं पेरिस में था। पता चला कि सोनिया और फरहाद झील के पास वाले कॉटेज में है। मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी क्योंकि उनसे टकराना मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर मैंने उनके साथ उनकी बेटी आला बीबी को देखा तो जहन में खटक सी हुई कि कोई गड़बड़ हो सकती है। मैंने एक शॉपिंग सेंटर में छुपकर आला बीबी की आवाज़ सुनी। फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। ये यकीन हो गया कि आइंदा मैं किसी वक्त भी उसके दिमाग में पहुंच सकता हूं। लिहाजा मैं वहां से वापस हो गया, लेकिन उनकी निगरानी करता रहा। अचानक 4 घंटे बाद जब मैं आला बीबी के दिमाग में गया तो मुझे हैरानी हुई। वह एक तैयारे में बैठी हुई थी और तैयारा पेरिस के रनवे पर परवाज़ कर रहा था। उसके साथ बैठा हुआ एक शख्स उससे बातें कर रहा था। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम किया वो हमारी खुफिया एजेंसी का इंचार्ज था। उसके ख्यालात ने बताया कि आप लोग आला बीबी को अगवा करके वाशिंगटन पहुंचा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई। मैंने सोचा मुझे उसके दिमाग में रहना चाहिए ताकि कोई बुरा वक्त आए तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। मिस्टर आंद्रे, हम पर तो बुरा वक्त आ चुका है। आप मेरी पूरी बात सुन लें। मैंने आधे घंटे के बाद महसूस किया कि तैयारा बहरे अटलांटिक तक पहुंचते पहुंचते अपना रुख बदल रहा है। मैंने फ़ौरन ही उस इंचार्ज के ज़रिए उस पायलट को मुखातिब किया। फिर उस पायलट के दिमाग में पहुंचा तो नाकाम रहा। पता चला कि किसी ने बड़ी सख्ती से उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस तैयारे का रुख बदल कर कहीं ले जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस बाजी को पलट दूं। इसका एक ही तरीका था कि वो इंचार्ज उस पायलट को गोली मारकर ज़ख्मी करे ताकि उसका दिमाग कमज़ोर हो जाए और फिर मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उस तैयारे को वाशिंगटन की तरफ ले जाऊं। प्लीज़ आंद्रे, मुख्तसर हालात बयान करो। सर, अगर मैं तफसील से ये बात बयान नहीं करूँगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल था या कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था? हमें अब यकीन हो गया कि तुम बहुत मसरूफ़ रहे हो। ये बताओ कि आगे क्या हुआ? क्या होना था? जब मेरे उकसाने पर उस इंचार्ज ने रिवॉल्वर निकालकर पायलट कैबिन का दरवाज़ा खोलकर उसे ज़ख्मी करना चाहा तो उससे पहले पायलट ने पलटकर उसे गोली मार दी। गोया एक दिमाग मेरे कब्ज़े में था, वो भी मुर्दा हो गया। अब मैं सिर्फ आला बीबी के दिमाग में रह सकता था।
उसके दिमाग में रहकर पता चला कि त्यारे को इटली शहर के मशरकी साहिल की तरफ पहाड़ी इलाके के वीराने में उतारा गया। फिर मैं इससे आगे कुछ मालूम ना कर सका। क्यों मालूम ना कर सके? बात क्या हुई थी? बात यह हुई कि पायलट ने त्यारे का दरवाज़ा खोलकर आला बीबी का हाथ पकड़कर नीचे उतरना चाहा। वो दरवाज़ा ऊंचाई पर था, उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थीं। मैंने आला बीबी के जरिए सिर्फ इतना ही देखा कि वहाँ नीचे एक नौजवान खड़ा हुआ था। उसने रिवॉल्वर निकालकर फ़ौरन ही पायलट को गोली मार दी। इसके बाद फिर आला बीबी से कहा, वहाँ से छलांग लगाओ, मैं तुम्हें कैच कर लूँगा, डरने की कोई बात नहीं है। आला बीबी इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसने वहाँ से छलांग लगाई। उस नौजवान ने उसे दोनों बाजू में कैच कर लिया। इसके बाद बस चंद सेकंड गुजरे होंगे कि आला बीबी के बाजू में सुई चुभ गई और वो बेहोश हो गई। वो बड़ी चालाकी से काम कर रहे थे। वो यकीनन सोच रहे होंगे कि सोनिया और फरहाद आला बीबी के दिमाग में होंगे, या उसे अगवा करने वाले और त्यारे का रुख बदलने वाले भी आला बीबी के दिमाग में होंगे। पता नहीं कितने टेलीपैथी जाने वालों से सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे पहले से ही बेहोश कर दिया ताकि कोई उसके दिमाग में ना आ सके। हाँ सर, यही बात है, हम सब मजबूर हो गए। इसके बाद अब तक इतनी कोशिशें करें लेकिन हमें आला बीबी का सुराग नहीं मिल रहा है। FBI के आला अफसर ने कंप्यूटर के जरिए कहा, हम आंद्रे से और उसके टेलीपैथी जानने वाले से बहुत खुश हैं। इस हद तक तो हमें मालूम हो गया कि आला बीबी को इटली के किसी मुकाम पर पहुंचाया गया है और वो मुकाम मशरकी हिस्से में है। हो सकता है कि वो उसे इटली के मुखालिफ सिमत ले जाएं। आप लोग हमारी खुफिया एजेंसियों और ख़ास सीक्रेट एजेंटों को जो इटली में है फ़ौरन इतला दें और ये सब बातें बताकर आला बीबी की उम्र, उसका कद वगैरह बताएं ताकि उसे तलाश करने में आसानी हो सके। अली ने आंद्रे की हैसियत से कहा, अब हमारे दो सुराग रसां इटली के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लोगों के दिमागों में पहुँचते रहेंगे और वहाँ अपनी एजेंसियाँ और सीक्रेट एजेंटों की मदद करते रहेंगे। बाकी 200 सुराग रसां जैकी ओल्ड की तलाश में लगे रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि जैकी ओल्ड ऑस्ट्रिया के शहर वियना किसी दूसरे इलाके में है जहाँ पैरी माउंट को हलाक किया गया है। वहाँ हमारे सुराग रसां मौजूद हैं जो तेजपाल की रहनुमाई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। FBI के आला अफसर ने कंप्यूटर के जरिए अपने एक मातियत अफसर से कहा, अगरचे जैकी ओल्ड को गिरफ्तार करना ज़रूरी है और उसके टेलीपैथी जानने वालों को भी गिरफ्तार करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम यह है कि हमें फरहाद की दी हुई मोहलत के मुताबिक आला बीबी को हासिल करना है। लिहाजा आंद्रे से कहा जाए कि वह अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को साथ लेकर किसी भी तरह आला बीबी को तलाश करे और ये मालूम करे कि उसे किसने अगवा किया है। अली ने बहैसियत आंद्रे कहा, अभी अचानक एक बात याद आई है। जब मैं उस पायलट के दिमाग में जाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था और उसके दिमाग में रहने वाला मुझे उसके दिमाग में जगह नहीं दे रहा था, तो उस मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले से बड़ी देर तक जद्दोजहद होती रही। वो खामोशी से मुझे रोक रहा था। उस वक्त उसकी सोच की लहरों से जो आवाज़ उभरी वो एक औरत की थी। तब मैंने ये सोचा कि सोनिया एक माँ की हैसियत से अपनी बेटी को हासिल करने के लिए त्यारी को वापस पेरिस ले जाना चाहती है। लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि जब वो पेरिस ले जाना चाहती थी तो उसने त्यारी को इटली में क्यों उतारा? इसकी वजह हम सबकी समझ में आ गई है। तुम जिसे सोनिया समझ रहे हो वो सोनिया नहीं, अल्पा थी। लेकिन वो भी आला बीबी को अगवा करने में नाकाम रही और जैकी ओल्ड आला बीबी को अपने साथ ले गया। अब ये तो मालूम हो गया कि जैकी ओल्ड ने आला बीबी को इटली में छुपा रखा होगा। इससे पहले कि वो आला बीबी को वहाँ से ले जाए, हमें उसके इरादे को नाकाम बना देना चाहिए। पहले ही हम बाबा साहब के इदारे वालों की तरफ से नुकसान उठा चुके हैं। अब औलाद ऐसी चीज़ है कि सोनिया और फरहाद बिफरे हुए दरिंदे बन गए। उन्होंने कह दिया कि 24 घंटे के अंदर उन्हें उनकी बेटी वापस मिल जानी चाहिए। प्लीज़ किसी तरह कोशिश करो कि 24 घंटों के अंदर आला बीबी हमें वापस मिल जाए ताकि हम उसे सोनिया और फरहाद के हवाले कर सकें। ऐसे वक्त मैंने उस आला अफसर से कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। बहुत देर से खामोश रहकर तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले आंद्रे की गुफ्तगू सुन रहा था। इससे पहले मैंने तेजपाल की रहनुमाई में रहने वाले की गुफ्तगू भी तुम्हारे दिमाग में सुनी। मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि तुम जैकी ओल्ड के 2 टेलीपैथी जानने वालों को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हो जितनी कि मेरी बेटी को तलाश करने के लिए अपने तमाम खुफिया एजेंसियों को और तमाम खुफिया एजेंटों को लगाए हुए हो। ये बात मेरे लिए इत्मीनान बख्श है। आला अफसर ने कहा, यह आपकी मेहरबानी है कि आप हमारी दयानतदारी से होने वाली जद्दोजहद को देख रहे हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी दी हुई मोहलत के अंदर आपकी बेटी वापस ले आएँ। FBI के आला अफसर ने कंप्यूटर के जरिए कहा, हम मिस्टर फरहाद अली तैमूर से दरख्वास्त करते हैं चूँकि उनकी बेटी का मामला, इसलिए वो भी हमारे साथ ताउन करें। अगर वो चाहें तो उनके तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी हमारा साथ देकर हमें आला बीबी तक पहुँचने में आसानियाँ फराहम कर सकते हैं। मैंने कहा, आपके कहने से पहले ही बाबा साहब के इदारे में जितनी फ़ौज है वो सब की सब इस वक्त इटली के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई है। वो हर शख्स के दिमाग को कंगाल रहे हैं और ये भी जानते हैं कि तुम्हारी एजेंसियों वाले और सीक्रेट एजेंट्स भी वहाँ मसरूफ़ हैं। वो हमारी बेटी है। हम उसे ढूंढ निकालने और वापस हासिल करने में ज़मीन आसमान एक कर देंगे। लेकिन एक बात याद रहे, अगर नाकामी हुई तो मेरा वो अल्टीमेटम अपनी जगह कायम रहेगा। अब तक 24 घंटों में 4 घंटे गुजर चुके हैं, सिर्फ 20 घंटे रह गए हैं। मिस्टर फरहाद, आप हमारी दयानतदारी और कोशिशों को देख रहे हैं कि हमने आपकी बेटी को तलाश करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सरफ कर दी है और करते जा रहे हैं। आप कुछ ख्याल करें और हमें 20 घंटे की बजाय 40 घंटे का वक्त दें।
नहीं, जो वक्त दे दिया वो नहीं टलेगा। इसलिए कि तुम लोगों को ये शैतानी हरकत करने की ज़रूरत क्या थी कि मेरी बेटी को अगवा करो। तुम्हें इतनी ज़रूरत पैदा हो गई, तुम्हें इस ज़रूरत की सज़ा तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आप यकीन करें कि हमने ये ज़रूरत नहीं की है। पेरिस में हमारी खुफिया एजेंसी के इंचार्ज से ये हमाकत हुई थी और वह हमाकत की सज़ा पा चुका है। उसे उस त्यारे में हलाक कर दिया गया है। मैंने कहा, मुझसे फजूल बातें ना करो। तुम तमाम अकाबरीन का यह फैसला था कि हमें इस तरह भड़काया जाए कि हम तुम्हारे सामने मैदान अमल में आकर तुम्हें कोई छोटा बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे तो तुम अपने अगले पिछले तमाम नुकसानात के इल्ज़ामात हम पर आयद करोगे। अब यह प्लानिंग तो किसी हद तक तुम्हारी कामयाब हो गई। आला बीबी को अगवा कर लिया। ये दूसरी बात है कि वह तुम तक नहीं पहुंच सकी, कोई दूसरा उसे उड़ा ले गया। हम देखेंगे कि दूसरे ने भी इतनी जुर्रत कैसे की। बहरहाल तुम्हारे अलावा उस जुर्रत करने वाले को भी बहुत सख्त सज़ा मिलेगी और ऐसी सज़ा मिलेगी कि दुनिया देखेगी। दुनिया की तमाम टेलीपैथी जानने वाले ये इबरतनाक मंजर देखेंगे। बस घड़ी देखते जाओ, 20 घंटे रह गए हैं। मैं उसके दिमाग से चलाया। मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत थी और ना ही मालूमात हासिल करनी थी, क्योंकि उसके दिमाग में अली आंद्रे की हैसियत से मौजूद था। 3J उस गर्दा झील के अतराफ़ के एक छोटे से शहर लिमोनसल गर्दा में इत्मीनान और आराम से थे। इस बात का उन्हें अंदेशा नहीं था कि वहाँ कोई टेलीपैथी जानने वाला आकर उन्हें ट्रैप कर सकेगा। उन्हें इसलिए इत्मीनान और एतमाद था कि उन तीनों ने आपस में एक दूसरे पर तनवीमी अमल करके दिमाग के चोर ख्यालात के खानों को बिल्कुल खाली कर दिया था। फिलहाल उनकी कामयाबी का राज ये था कि वो तीनों हम मजाज थे और वह तीनों सीधी सादी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। उनके अंदर कोई लालच नहीं था। वो इतनी दानिशमंदी से अपनी हिकमत अमली के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अब इटली में फैले हुए तमाम बड़े ममालिक के एजेंसियों के सुराग रसां और बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट्स भी उनके सामने से गुजरते और उनसे बातें करते, तब भी उन पर शुबा कभी ना करते कि वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले हैं। उन 3J ने ख्याल ख्वानी के जरिए रूम से ऐसे कागजात अपनी हमायत में बनवा लिए थे जिनसे जाहिर होता था कि वो आबा अजदाद के ज़माने से इस मुल्क में रहते आए हैं। अब गर्दा झील के अतराफ़ कोई बिजनेस करने के ख्याल से एक छोटे से शहर लिमोनसल गर्दा में क़याम कर रहे हैं। वहाँ उन तीनों ने यह तय किया कि वहाँ के मुकामी दौलतमंदों से मिलकर बात करेंगे और उनके साथ कोई कारोबार करेंगे। अगर वहाँ के मुकामी दौलतमंद बिजनेसमैन की तरह शामिल नहीं होंगे तो हो सकता है कि उन तीनों पर कभी किसी किस्म का शुबा किया जाए। लिहाजा वो अपने साथ दूसरों को भी शामिल करना चाहते थे। उन्होंने जल्द ही 2 दौलतमंद भाइयों को एक बिज़नेस के लिए आमादा कर लिया और उन सब ने मिलकर यह प्लानिंग की कि वहाँ बैरूनी ममालिक के सयाह बड़ी तादाद में आते हैं और वहाँ तरह तरह के रेस्तोरान वगैरह भी हैं, क्लब और दूसरी तफरी गाहें भी हैं। लिहाजा वो एक ऐसा रेस्तोरान कायम करें जहाँ खाने पीने और दीगर तफरीहात का भी सामान हो। इस सिलसिले में उन्हें एक अच्छी जगह की तलाश थी। गर्दा झील के 2 किनारों पर कई किलोमीटर तक फैला हुआ एक पहाड़ी सिलसिला था। इस पहाड़ी सिलसिले का नाम डोलोमाइट है। बहुत से लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए झील में कश्तियाँ, मोटर बोट और अवामी फेरी कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं और बाज़ अफराद एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने में झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने के लिए केबल कैबन में सफ़र करते हैं। वो केबल कैबन बुलंदी पर इस झील को पार करके उन्हें दूसरे किनारे पर पहुँचाता था और हर केबल कैबन में 6 सीटें हुआ करती थीं। उन 3J के दौलतमंद पार्टनर्स ने कहा कि झील की दूसरी तरफ जाकर वहाँ के किनारों पर कोई अच्छी सी जगह रेस्तोरान के लिए खरीदी जाए। लिहाजा वो 5 अफराद एक कैबन में बैठकर झील के दूसरे किनारे गए थे और सुबह से दोपहर तक वहाँ कोई अच्छा सा लोकेशन तलाश करते रहे थे और कई प्लाटों के मालकान से बातें भी करते रहे थे। जब वो वहाँ से वापस दूसरे किनारे यानी अपने शहर लिमोनसल गर्दा की तरफ आने लगे तो जिस कैबन में उन्हें जगह मिली उसकी 3 सीटें पहले से रिजर्व थीं। इन 3 सीटों पर आला बीबी, फहमी और अली थे। अली ने फहमी को इसलिए अपने पास बुलाया था कि दुश्मन सिर्फ अली के साथ एक 10 बरस की बच्ची को देखकर शुबे में मुब्तला ना हो। फहमी के आ जाने से अब आला बीबी फहमी की बहन बनी हुई थी। अली और फहमी महज आला बीबी का दिल बहलाने और वहाँ के मनाजिर दिखाने के लिए उस केबल कैबन में सफ़र कर रहे थे। जब 3J अपने 2 दौलतमंद पार्टनर्स के साथ वहाँ दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ 3 सीटें थीं। उन 3J में से एक जे फ्लो और दूसरे जे सामू ने अपने 2 पार्टनर से कहा कि वो सीटों पर बैठें, वो खड़े होकर सफ़र करेंगे। शाम हो रही थी। अंधेरा फैलने के बाद केबल कैबन बंद हो जाया करते थे, सिर्फ दिन को चला करते थे। लिहाजा वो आखिरी कैबन जा रहा था, इसलिए वो 5 उस कैबन में आ गए। जे फ्लो और जे सामू एक रॉड को पकड़कर खड़े रहे, बाकी 3 बैठे रहे। जब वो कैबन चलने लगा तो वो 5 एक दूसरे से कारोबारी सिलसिले में गुफ्तगू करने लगे। अली और फहमी इन 5 को देख रहे थे। उन्हें इन पर किसी किस्म का शुबा नहीं हो रहा था क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहे थे। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने तक उन 3J ने अली, फहमी और आला बीबी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सिर्फ एक बार सरसरी नज़रों से देखा था, फिर अपने पार्टनर से बातें करने लगे थे। उन्हें इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि वो ख्वामखा ख्याल ख्वानी करते और मालूम करते कि उनके हमसफ़र कौन है। अली और फहमी को भी किसी किस्म का शुबा नहीं हुआ। उन्होंने भी उनके ख्यालात पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की। वैसे भी वो उन 3J के दिमागों में जाते तो उनकी असलियत मालूम ना होती। वो तीनों अपने दिमागों में पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही अपने माजी को भूल जाते।
अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों को और अपने नाम को भी भूल जाते। उनका मौजूदा नाम ही उन्हें याद रहता और इसी के मुताबिक उनके ख्यालात उनके दिमाग से उभरते। दूसरे किनारे पहुंचने के बाद वो एक एक करके कैबन से उतरने लगे। कैबन ज़रा पहाड़ी की बुलंदी पर था और वहां से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गए। नीचे कीमती कार खड़ी हुई थी। एक ड्राइवर ने उन दोनों दौलतमंद पार्टनर्स के लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोला। वो दोनों अंदर पिछली सीट पर बैठ गए। वहां के बदमाश दादा फ्रांजो ने ऐसी वक्त कार की पिछली सीट के करीब आकर खिड़की पर झुकते हुए कहा, मिस्टर, मेरी मालूमात के मुताबिक तुम दोनों इस शहर में नहीं रहते हो, बल्कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर झील के किनारे जो शहर है वहाँ बिजनेस करते हो। एक शख्स ने कहा, हम दोनों वहाँ के बिजनेसमैन हैं और ये तीनों शरीफ आदमी हैं। हम इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। बाय द वे, आप कौन है? फ्रांजो ने पलटकर अपने आदमियों को मुस्कुराते हुए देखा। फिर उस दौलतमंद से कहा, यहाँ का बच्चा फ्रांजो के नाम से वाकिफ है। ओह आई सी, आप मिस्टर फ्रांजो हैं। मैंने सुना है कि आप यहाँ के मेहनत करने वालों और कारोबार करने वालों से भत्ता वसूल करते हैं। आप एतमाद रखें, आपका मुतालबा हम पूरा करेंगे। ये कहकर उसने ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और वो कार चली गई। फ्रांजो ने फिर 3J की तरफ घूमकर कहा, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि यहाँ कोई काम करने से पहले मुझसे इजाज़त ली जाती है? तुम तीनों ने पिचरा शहर जाकर इन दौलतमंदों से मुलाकात की, इनसे कारोबार के मामला तय किए और मुझे अब खबर हो रही है। 3J में से एक ने कहा, जनाब अभी तो मामला तय हो रहा है। कल कारोबार के सिलसिले में आखिरी फैसला होने वाला है। अगर फैसला हो गया तो हम आपको ज़रूर इतला देंगे, बल्कि खुद आपके पास आकर कारोबार की तफसीलात भी बताएंगे। फिर आपसे मालूमात भी करेंगे कि आप हमसे इस कारोबार के सिलसिले में कितना कमीशन लिया करेंगे। उसकी बात खत्म होते ही फ्रांजो ने उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो लड़खड़ा कर पीछे चला गया। फिर फ्रांजो ने कहा, मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। कारोबारी मामलात पहले तय कर रहे हो, पहले अपना मुनाफा देखोगे और जिस तरह इनकम टैक्स लेने वालों से रकम बचाई जाती है उसी तरह अपना मुनाफा कम से कम जाहिर करोगे। क्या मैं तुम्हें अहमक नजर आता हूँ? फिर उसने 3J में से एक का गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, अच्छी तरह सुन लो, कल आखिरी फैसला होने वाला हो तो पहले मेरे पास आओ। मेरे पास बैठकर फैसला करो। मुझे बताओ कि क्या करना चाहते हो, किस कारोबार में कितना मुनाफा होगा। ये सारी बातें मेरे इल्म में आएंगी तो तुम यहाँ रहकर कारोबार कर सकोगे, वरना मैं तुम तीनों को उठाकर झील में फेंक दूंगा। आला बीबी ने आगे बढ़कर कहा, अरे तुम कितने ताकतवर हो, इन तीनों को उठाकर कैसे झील में फेंकोगे? फ्रांजो ने अली और फहमी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? अली ने कहा, हाँ, अभी इसकी उम्र ही क्या है। इसने कभी ये नहीं देखा कि एक आदमी 3 आदमियों को उठाकर झील में फेंक देता हो, इसलिए इसे हैरानी हो रही है। आखिर बच्ची है। बच्ची है तो ऐसे यहाँ से ले जाओ। तुम लोग यहाँ तफरी के लिए आए हो, तफरी करके जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। अली ने कहा, ऐसे कैसे चले जाएं? ये तीनों बेचारे शरीफ आदमी हैं। हमने इनके साथ केबल कैबिन में सफ़र किया और अंदाज़ा लगाया है कि ये किसी को नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं, और तुम इन्हें मार कर क्या यहाँ के शहज़ोर और हाकिम बन रहे हो? फ्रांजो ने अली की तरफ पढ़ते हुए कहा, अच्छा तो मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि मैं यहाँ का हाकिम हूँ या नहीं। मेरे सर पर ताज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ का बादशाह हूँ और शहज़ोर भी हूँ। मेरी ताकत देखना चाहते हो? ये कहते उसने हाथ घुमाकर अली के मुंह पर मारना चाहा, लेकिन फहमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। फिर यक बार की जूडो का ऐसा दाव इस्तेमाल किया कि वो उलटकर दूसरी तरफ जा पड़ा। 3J ने हैरानी से फहमी को देखा, फिर आगे बढ़कर कहा, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज़ देखिए, आप इस मामले में ना पड़ें। आप तफरीह के लिए आए हैं, इस बच्ची को साथ ले जाएं। ये खतरनाक लोग हैं, आप लोगों को जिंदा नहीं जाने देंगे। अपने बादशाह को एक औरत से मार खाते देखकर उसके 3 मातियत बेफर गए थे। वो आगे बढ़ रहे थे और 3J उन्हें रोकने और समझाने की कोशिशें कर रहे थे। फ्रांजो ने ज़मीन से उठकर अपने मातियतों से कहा, ठहर जाओ, मैं धोखा खा गया था। इसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसकी औरत बड़ी तेज़ लगती है। अभी इसकी तेज़ी और तरारी ख़त्म करता हूँ। इसके मातियत पीछे हट गए। अली ने 3J को भी पीछे हटाकर आला बीबी का हाथ पकड़कर कहा, आ जाओ। इस गुंडे बदमाश ने यहाँ का बादशाह होकर अब तक ताज नहीं पहना था, ये औरत इसको कांटों का ताज पहनाएगी। फ्रांजो ने गुस्से से कहा, अबे मर्द होकर अपनी औरत को लड़ने के लिए आगे बढ़ाता है और खुद पीछे हटकर बातें बनाता है। देख यहाँ सबके सामने इसकी क्या हालत करता हूँ, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अली ने कहा, तेरे शहर में बेशुमार मर्द हैं, वो अब तक तुझसे डरते रहे, तेरा नाम सुनकर मरते रहे, तो तूने ये समझ लिया कि जो मर्द दिखाई देते हैं वो मर्द नहीं होते और औरत तो किसी गिनती में नहीं होती। मैं जहरीला हूँ या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब तू गुड़ से मर सकता है तो तुझे जहर देने की क्या ज़रूरत है। फहमी ने कहा, मेरा मर्द बहुत गैरतमंद है, वो इसलिए दूर खड़ा हुआ है कि मुझे मारना तो दूर की बात है, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकेगा। ले मेरा हाथ पकड़। फहमी ने हाथ आगे बढ़ाया। फ्रांजो ने कहा, मैं खूब समझता हूँ, पहली बार मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था तो तूने जूडो का दाव आजमा कर मुझे गिरा दिया था, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये कहते उसने फिजा में उछलकर उसके मुंह पर लात मारी, फिर ज़मीन पर खड़ा हो गया। तब उसे पता चला कि फहमी अपनी जगह खड़ी हुई थी। वह फ्लाइंग किक मारते हुए वहाँ से पलटकर अपने मातियत की तरफ घूम गया था और उसे फ्लाइंग किक मारी थी। उसने परेशानी से घूमकर फहमी को देखा, फिर कहा, अभी मैं अपने मातियत को लात मारकर बता रहा था कि तेरी क्या हालत करूँगा, अब देखो। वो कहने को कह रहा था और लोगों की भीड़ देखने लगी थी। सब फ्रांजो से खौफजदा रहते थे, इसलिए दूर दूर रहते थे और वह 3J एक दूसरे को मायनेखेज नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि जिस अंदाज में फ्रांजो ने फहमी को किक मारने की बजाय घूमकर अपने मातियत को किक मारी थी,
इससे यही समझा जा सकता था कि या तो पागल है या फिर इसके दिमाग पर किसी ने कब्जा जमा कर इसे अपने ही मातहत को मारने पर मजबूर किया था। उसके मातहत की नाक और बाछों से खून रिसने लगा था। फरांजो ने अपने दूसरे मातहत को करीब बुलाया। वह सहमक वसा करीब आया। उसके आते ही फरांजो ने उसके मुंह पर पेट पर घूंसों की बारिश कर दी। इतना मारा कि वह झुकता कराहता हुआ चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। फिर फरांजो ने पलटकर फहमी से कहा, देखा मैं ऐसे पिटाई करता हूँ, अब मार खाने के लिए तैयार हो जा। उसकी बात खत्म होती ही फहमी ने अचानक एक लात घूमकर उसके मुंह पर मारी। फिर इससे पहले कि वह लड़खड़ा कर पीछे जाता उसने घूमकर दूसरी लात मारी। वह एकदम से जमीन पर चारों शाने चित हो गया। फिर जमीन पर लेटे ही लेटे सर को चारों तरफ घुमाकर देखने लगा। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वह अपने टाउन के लोगों के सामने किसी औरत से मार खाकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसने फौरन ही अपने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकाला। फिर फहमी का निशाना लेना चाहता था। उसी वक्त आला बीबी उसके पास आकर बैठ गई। फिर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ को पकड़कर बोली, अंकल ऐसे नहीं, निशाना ऐसे लिया जाता है। आला बीबी ने दोनों हाथों से उसके हाथ को मोड़ दिया तो रिवॉल्वर की नाली खुद ब खुद फरांजो की कनपटी से लग गई। वो कोशिश करने लगा कि इस बच्ची से हाथ छुड़ाकर फहमी को गोली मारे, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि उसमें सक्कत नहीं है। वो अपना हाथ नहीं घुमा सकता है और ना ही इस बच्ची से अपना हाथ छुड़ा सकता है। थ्रीजे अब अच्छी तरह समझ गए थे कि यह सब कुछ टेलीपैथी के जरिए हो रहा है। वहाँ ऐसी भीड़ लगी हुई थी जैसे मेला लगाओ। इस भीड़ में दो अफराद दौड़ते हुए फरांजो की तरफ आने लगे ताकि उसकी मदद करें। उसका रिवॉल्वर उसकी कनपटी से लगा हुआ था। आला बीबी ने उसे घुमाकर आने वाले दो आदमियों की तरफ किया, फिर ट्रैगर को दबा दिया। ठाई की आवाज़ के साथ गोली चली और एक के पाँव में लगी। वह लड़खड़ा कर गिरा। उसको गिरते देखकर दूसरा वापस भागने लगा। आला बीबी ने फिर इस रिवॉल्वर को घुमाकर इस बार फरांजो के शाने पर रिवॉल्वर को रखा और ट्रैगर को दबाया तो फरांजो के हलक से चीख निकल गई। गोली उसके शाने की हड्डी को तोड़ती हुई निकल गई थी। वो वहीं ज़मीन पर तड़पने लगा। आला बीबी रिवॉल्वर लेकर खड़ी हो गई। उसके चैम्बर से तमाम गोलियां निकालने के बाद रिवॉल्वर को एक तरफ फेंक दिया। फिर फहमी और अली के पास आ गई। अली ने ज़रा आगे बढ़कर बुलंद आवाज़ से चारों तरफ देखते हुए कहा, ऐ लोगो, तुम यहाँ हज़ारों की तादाद में हो और इस तरह शहर के दूसरे इलाकों में भी हज़ारों लोग हैं। फिर क्या बात है कि इस एक बदमाश से डरते और सहम कर ज़िंदगी गुजारते रहे हो, जिसे एक बच्ची ने गोली मारी और जिसकी पिटाई मेरी बीवी ने किया है? क्या तुम मेरी बीवी जैसी औरतों से भी गए गुजरे हो कि एक गुंडे और बदमाश को अपने इलाके पर हुक्मरानी करने देते हो? हम तफरीह के लिए आए थे और अब जा रहे हैं, लेकिन ये बात हम फरांजो से कह रहे हैं कि वो ये इलाका छोड़कर चला जाए, क्योंकि अभी हम यहाँ के दूसरे शहर में रहेंगे। अगर हमें ये इत्तला मिली कि फरांजो ने यह शहर नहीं छोड़ा है तो फिर हम यहाँ आकर इसे गोली मारकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अली फहमी और आला बीबी के साथ एक किराए की कार में आया था। वो उनके साथ उस कार में जाकर बैठ गया। फिर 3J को बुलाया। वो तीनों उसके करीब आए। फिर उसने कहा, इंसान को सीधा साधा और पुरअमन शहरी होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि बेजा जुल्म बर्दाश्त करे। तुम लोग इसकी गालियाँ सुनते रहे और मार खाते रहे। अपने अंदर हौसला पैदा करो, इससे ज़्यादा मैं और कोई मशवरा नहीं दे सकता। ये कहकर अली ने कार स्टार्ट की। फिर इसे ड्राइव करता हुआ आगे चला गया। वो 3J उस आगे जाने वाली कार को देखते रहे। फिर एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर ज़ेरे लब कहते रहे, ये नौजवान टेलीपैथी जानता है। हमने जो तमाशा देखा और समझा है वो दूसरे तमाशा देखने वाले समझ नहीं पाए हैं। उन 3J में से जे काफू ने कहा, थैंक्स गॉड, हमने अपने आप को रूपोश रखने के सिलसिले में बड़ी हिकमत अमली से काम लिया है, वरना हम आज ज़रूर बेनकाब हो जाते। उसी वक्त उन्होंने देखा कि अली की गाड़ी फिर वापस आ रही है और उसके आगे पीछे पुलिस वालों की 2 गाड़ियाँ हैं। वो सब फिर फरांजो के करीब आकर रुक गई। अली ने कार से उतर कर कहा, यह तुम्हारे शहर का बेताज बादशाह और तुम पुलिस वालों का हीरो है। इसे देखो, ये एक जख्मी कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है। कोई आगे बढ़कर इसे उठाने की जरूरत नहीं कर रहा। अब तुम पुलिस वाले इसके लिए कुछ कर सकते हो। इंस्पेक्टर ने कहा, हम तो इसके लिए जो कुछ भी करेंगे, लेकिन तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुमने यहाँ का अमन अमान ख़राब किया। अली ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो अब से पहले बहुत अमन अमान था। यहाँ के लोगों को लूटा जा रहा था और तुम लोग इस भत्ता लेने वाले फरांजो से भत्ता लेकर इसे आज़ादी देते थे कि यहाँ अपना जुल्म सितम जारी रखे। इंस्पेक्टर ने कहा, यू शट अप। तुम्हारा ऐसा कहने से हम पुलिस वालों पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। यहाँ के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल सकें। अली ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, लोगों तुम सुन रहे हो, अब भी वक्त है। कहो कि यहाँ इज्जत और खुददारी से जीना चाहते हो या ऐसे हरामखोर और भत्ताखोर बदमाशों के साए में रहकर बुज़दिलों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। एक शख्स ने हाथ उठाकर चीखते हुए कहा, हम इज्जत से और खुददारी से यहाँ रहेंगे। इसके साथ ही फिर दूसरे भी बोलने लगे और जैसे जैसे बोलने लगे पूरा मजमा भी चीखने लगा। उन पुलिस वालों को पत्थरों से मारने लगे। वो पुलिस वाले फ़ौरन ही गाड़ी में बैठ गए। अली ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, अभी ऐसी हरकतें ना करो, अभी इनका फैसला हो जाएगा। सब रुक गए। अली ने इंस्पेक्टर से कहा, अपने साथियों के साथ बाहर आओ और इस बदमाश को उठाकर इस शहर से दूर कहीं ले जाओ, लेकिन जाने से पहले यह सरकार के नाम अर्जी लिख कर जाओ कि तुमने यहाँ बदमाशों के साथ रहकर बड़े जुराइम किए थे। यहाँ के लोग तुम्हें नापसंद करते हैं, इसलिए तुम यहाँ से जा रहे हो। अगर नहीं जाओगे तो इस शहर के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। वो कागज़ कलम लेकर लिखने लगा। जब तहरीर मुकम्मल हो गई तो अली ने इसे पढ़ा। फिर इसे एक हाथ से पकड़ कर कहा, देखो, इस इंस्पेक्टर ने अपने जुर्म का इकबाल किया है।
हम में से यहाँ का जो सबसे बुजुर्ग और मोहतरम शख्स है वो आगे आए और इस कागज़ को अपने पास रखकर अपनी ऐसी जमात बनाए जो यहाँ अमन कायम रख सके और किसी गुंडे को यहाँ रहने की इजाज़त ना दे। 2 अफराद उस मजमा में से निकल कर आए। उन्होंने वो कागज़ लिया। फिर तमाम अफराद कहने लगे, हम इस बात से इत्तफाक करते हैं, आइंदा हम वही करेंगे जो आप कह रहे हैं। अली ने कहा, इंस्पेक्टर चलो इस जख्मी गुंडे को उठाकर इस शहर से बाहर चले जाओ। इंस्पेक्टर ने उसके हुक्म के मुताबिक फ्रांजो को उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, फिर वहाँ से जाने लगा। जब अली कार में बैठकर जाने लगा तो सब लोग तालियां बजा बजा कर उसकी तारीफ़ें करने लगे। वो एक हाथ से ड्राइव करता हुआ दूसरा हाथ खिड़की से बाहर निकालकर अलविदाई अंदाज में हिलाता हुआ वहाँ से जाने लगा। थ्रीजा मुस्कुराते हुए खुश होकर अली की गाड़ी को दूर तक जाते देख रहे थे और ये तस्लीम कर रहे थे कि इस टेलीपैथी जाने वाले का ताल्लुक यकीनन बाबा साहब के दायरे से होगा। उनमें से किसी ने अली और फहमी को नहीं बताया था कि वहाँ 3 मस्बत और नेक ख्यालात रखने और टेलीपैथी जाने वाले मौजूद हैं। अमेरिका के तमाम अकाबरीन, तमाम सुरागरसां और तमाम खुफिया एजेंसियाँ और उनके अलावा उनके तमाम टेलीपैथी जाने वाले सभी ने अल्पा को अपना टारगेट बना लिया था। उन सबको यकीन हो चला था कि उसने आला बीबी को अगवा करके कहीं छुपाया है और वह इसराइल के ही किसी इलाके में होगी। अल्पा और ब्रेन आदम को खुफिया तौर पर रिपोर्ट मिल रही थी कि इसराइल में अमरीकी जासूस और खुफिया एजेंसी वाले देखे जा रहे हैं। उनके अलावा भी होंगे जो अभी पहचाने नहीं गए। अमेरिका की टेलीपैथी जाने वाले भी यहाँ किसी न किसी को आलाकार बनाकर मौजूद होंगे। गो कि वो आला बीबी को उस जगह तलाश करना चाहते हैं। ब्रेन आदम और अल्पा ने अपनी और तमाम इसराइली काबरीन की हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम किए थे। वहाँ के हसास शोबों में यह हुक्म जारी किया गया था, इस शोबे में दाखिल होने वाले जो अफसरान है वो फ़िलहाल छुट्टी पर रहेंगे। चंद अफसरान ड्यूटी पर रहा करेंगे और जब वो ड्यूटी पर जाएंगे तो पहले अल्पा उनके ख्यालात पड़ेगी, फिर उन्हें अपने शोबे में काम करने की इजाज़त देगी। और यह भी हुक्म सादर किया गया था कि उनके मुल्क में गैर मुल्की सुराग रसानों की भरमार हो रही है, लिहाजा उनसे चौकस रहा जाए, उन्हें तलाश किया जाए। इस बात की तस्दीक होते ही कि वो गैर मुल्की सुराग रसां या सीक्रेट एजेंट से उन्हें फ़ौरन ही गोली मार दी जाए। ऐसी वक्त मैंने ब्रेन आदम को फ़ोन के ज़रिए कहा, मैं वही अजनबी हूँ, आप फ़ौरन अल्पा को बुलाएं, मैं 5 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। इसमें शुबा नहीं था कि अमरीकी अकाबरीन ये अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनकी दुश्मन फ़िलहाल ना अल्पा है, ना जैकी होल्ड है और ना कोई दूसरा दुश्मन है। सिर्फ हम दरे पर्दा उनके लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं और मसाइल पर मसाइल पैदा करते जा रहे हैं। हमारा तरीक़ाकार ऐसा था कि वो बराह रास्त अपने मसाइल हल करने के लिए हमसे रुजू नहीं कर सकते थे। जब ये मालूम हुआ कि आला बीबी अल्पा के पास है तो वह अल्पा की तरफ दौड़ रहे थे। ये मालूम हो रहा था कि जैकी ओल्ड ऑस्ट्रिया में है तो वो जैकी ओल्ड की तरफ दौड़ रहे थे। किसी न किसी को गिरफ्त में लेकर अपने मसाइल को कम से कम करने की फ़िक्र में लगे हुए थे। मैंने दोबारा फ़ोन पर रब्ता कायम किया तो ब्रेन आदम के पास अल्पा मौजूद थी। मैंने कहा, हमने आला बीबी को अगवा करके छुपाया है तो अब सभी लोग परेशान हैं। अमरीकी अकाबरीन की परेशानियाँ काबिल दीद हैं। मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आ रहा है कि एक तरफ अमरीकी अकाबरीन परेशान है और दूसरी तरफ सोनिया और फरहाद अपनी बेटी को ढूंढते फिर रहे हैं। अल्पा ने मुस्कुरा कर कहा, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। 4 टेलीपैथी जानने वाले मेरे हवाले किया तो भला मैं आपके काम कैसे ना आती। शायद तुम्हें ये बात मालूम होगी कि जैकी ओल्ड ने अमरीकी अकाबरीन से रब्ता किया था और यह दावा किया था कि उसने सोनिया और फरहाद की बेटी आला बीबी को अगवा करके कहीं छुपाया हुआ है। हाँ, हम सब ने सुना और उनकी गलत फहमी पर खुश हो रहे हैं। अगर वो जैकी ओल्ड पर शुबा कर रहे हैं तो करते रहें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, अब उन्होंने फिर इंटरपोल वालों से मदद ली है। ऑस्ट्रिया में जो चंद इंटरपोल वाले हैं उनसे मुलाकात के लिए हमारे चंद अफसरान यहाँ ऑस्ट्रिया के शहर वियना पहुँचे हुए हैं। उन अफसरान में मैं भी मौजूद हूँ और हमने अपने तौर पर काम करते हुए ये मालूम कर लिया है और बड़ी अच्छी तरह तस्दीक की है कि जैकी ओल्ड वियना में ही है। ये सुनकर अल्पा और ब्रेन आदम कुछ परेशान हुए कि अगर जैकी ओल्ड गिरफ्तार होगा और उसके दावे के मुताबिक आला बीबी उसके पास से बरामद होगी तो उनका अजनबी मौसिन उनसे बदजन हो जाएगा, फिर कभी अल्पा और ब्रेन आदम के लिए काम नहीं करेगा, ना ही उन्हें मजीद टेलीपैथी जाने वाले फराम करेगा। अल्पा ने परेशान होकर मुझसे पूछा, ये तो अच्छी बात है कि आप भी इंटरपोल के अफसरान के साथ वियना शहर में मौजूद हैं, क्या जैकी ओल्ड का कोई सुराग मिल रहा है? इस हद तक मालूम हो चुका है कि स्टेडियम की तरफ जाने वाली शाहराह के बाएं तरफ 5th स्ट्रीट से लेकर 11th स्ट्रीट तक के दरमियानी इलाके में किसी बंगले के अंदर छुपा हुआ है। मेकअप में है, उसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन हम पहचानने की कोशिश करेंगे। मिस्टर अननाउन, मैं आपसे एक दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे थोड़ी देर तक अपने दिमाग में उस वक्त आने दें जब ये मालूम हो जाए कि वो जैकी ओल्ड किस स्ट्रीट के किसी बंगले में है। मैंने कहा, मैडम अल्पा, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर जैकी ओल्ड का सही सुराग मिल जाए और हम ठीक उसके बंगले में पहुंच जाएं तो ऐसे वक्त आपकी मौजूदगी लाजिम है, ताकि वो दूसरों के सामने ज़ुबान खोलना चाहे तो आप उसकी ज़ुबान बंद रखें और उसे ट्रैप करके किसी तरह से वहाँ से निकाल ले आएँ ताकि वो भी आपका मामूल और ताबे बन जाए। ओह, मैं किस ज़ुबान से आपका शुक्र अदा करूँ। मुझे तो ज़िंदगी में अब तक इतना बड़ा मौसिन नहीं मिला है। जैकी ओल्ड मेरा ताबे बन जाएगा और वो भी आपके ज़रिए, तो मैं ज़िंदगी भर आपको अपना मोहतरम बुजुर्ग मानकर आपकी हर बात पर अमल किया करूँगी। आप एहसानमंदी की बातें ना करें, बस बिल्कुल तैयार रहिए। मैं अगले किसी भी लम्हे आप लोगों से रब्ता कर सकता हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरे दिमाग में थोड़ी थोड़ी देर तक आती और जाती नहीं। इस तरह आपको हमारी मसरूफियात का इल्म होता रहेगा। ये बिल्कुल सही तरीका है।
मैं आधे घंटे के बाद आपके दिमाग में आना शुरू करूंगी। मैंने फ़ोन का राब्ता बंद कर दिया। ये बात दुरुस्त थी कि इंटरपोल वाले वियना में जैकी होल्ट को तलाश कर रहे थे और उन्हें यकीन था कि वो इसी शहर में है, और अगर किसी दूसरे शहर में होगा तो वहाँ के सुराग रसां उनको फ़ौरन ही मुतला करेंगे। मुझे और सोनिया को आला बीबी की फ़िक्र नहीं थी, वो तो अपने भाई अली के पास थी। हम पेरिस से बहुत पहले ही रवाना होकर वियना पहुँच गए थे। हमारे टेलीपैथी जाने वाले सुराग रसां रिपोर्ट दे रहे थे कि इंटरपोल वाले किस तरह मसरूफ़ हैं और कहाँ कहाँ जैकी होल्ट को तलाश करते फिर रहे हैं। वो सब इंटरपोल के अहम अफसरान के दिमागों में थे। उनके ज़रिए भी उनके दिमागों में ज़रूरत के वक्त पहुँच जाया करते। जैकी होल्ट को यानी नारंग को सिर्फ सोनिया से खौफ आता था। वो उससे बेजार रहता, परेशान भी होता और उसका फर्मा बरदार भी बना रहता, ताकि वो उसे जैकी होल्ट के जिस्म में रहने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देती रही। उसे पूरा यकीन था कि अमेरिका के अकाबरीन और या इंटरपोल वालों कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सकेगा। अगर पहुंचेगा तो वो अपने बचाव का रास्ता बना लेगा। इस यकीन के बावजूद वो समझ रहा था कि कोई उसके करीब पहुंचे या ना पहुंचे, मगर सोनिया किसी वक्त भी पहुंच जाती है। और ये दुरुस्त था, क्योंकि सोनिया की पुश्त पर आमना थी और आमना नहीं चाहती थी कि वो आत्मा शक्ति को शैतानी शक्ति बनाकर इस्तेमाल करे और दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहे। लिहाजा वो उसे किसी एक जिस्म में महदूद कर देना चाहती थी, ताकि आइंदा वो फिर कभी पूरी तरह आत्मा शक्ति हासिल न कर सके। इसके लिए पहले से मंसूबा बनाया जा चुका था कि अब क्या होना चाहिए। आधे घंटे बाद अल्पा मेरे दिमाग में आई। जैसा कि उसकी आदत थी, उसने मेरे चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिश की तो उसे यही मालूम हुआ कि मैं इंटरपोल का एक अफसर हूँ। उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मिस्टर, मैं आपके ख्यालात से आपका नाम मालूम कर चुकी हूँ और आपका नाम डिकोस्टा नारो है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अपने दिमाग में किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को आने की इजाज़त देने का मतलब ये होता है कि वह हमारे ज़ाती मामलात भी मालूम कर लेता है। बहरहाल आपसे तो दोस्ती और एतमाद कायम कर दें। आप मेरे ख्यालात बड़ी आज़ादी से पढ़ सकती हैं, जो मालूम करना चाहें कर सकती हैं। फ़िलहाल एक ज़रूरी काम करें। हमें मालूम हो गया कि वो 7th स्ट्रीट के 5वें बंगले में रहते हैं और अभी इंटरपोल वाले उसे चारों तरफ से घेर कर उसके बंगले के अंदर दाखिल होने वाले हैं। मिस्टर डिकोस्टा नारो, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप अपने और 2-4 अफसरान से बातें करें, ताकि मैं उनके दिमागों में भी जाती रहूं और इस तरह कि उन्हें भी अपना आलाकार बनाती रहूं? हाँ, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। आप उनके दिमागों में भी पहुँच सकती हैं, क्योंकि इनमें कोई भी योगा का माहिर नहीं है। मैंने अपने इदारे के टेलीपैथी जानने वाले 2 सुराग रसानों से बातें की और उनके दिमागों में अल्पा को पहुंचा दिया। उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो इंटरपोल के अफसरों का रोल अदा करेंगे। इस लिहाज से अल्पा ने उनके ख्यालात पढ़े तो उसे यही मालूम हुआ कि वो इंटरपोल के अफसरान हैं। फिर वो सब उस बंगले में दाखिल हुए जहाँ नारंग जैकी होल्ट के जिस्म में था। उस वक्त वो एक हसीना के साथ बैठा शराब पी रहा था। मुझे और 2 अफसरों को दाखिल होते देखकर एकदम से उछल कर खड़ा हो गया। फिर पूछा, कौन हो तुम लोग? हमारे एक टेलीपैथी जाने वाले सुराग रसा ने कहा, हम इंटरपोल वाले और तुम्हें गिरफ्तार करने आए। किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए हो? इसलिए कि तुम जैकी होल्ट और हम तुम्हें गिरफ्तार करके जब टॉर्चर सेल में ले जाएंगे और तुम्हारे चेहरे से मेकअप धोकर तुम्हारी असलियत मालूम करेंगे तो सब मालूम हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते उसके साथ शराब पीने वाली हसीना कहका लगाती हुई एक तरफ गई। फिर पलटकर नारंग से बोली, हेलो नारंग, क्या मैंने अपनी आवाज़ और लबल लहजे को बदला है तो मुझे पहचान सकते हो? वह हैरानी से बोला, तुम तो अल्पा हो। हाँ, मैं तुम्हारी इस नाइट पार्टनर के दिमाग में रहकर बोल रही हूँ। तुम्हें अपनी आत्मा शक्ति पर बड़ा गुरूर था और 2 बार तो मेरे दिमाग में ज़बरदस्ती घुस आए थे, याद है कि नहीं? हमारे एक सुराग रसा ने उस औरत को देखते हुए कहा, मैडम अल्पा, हम इस वक्त मिस्टर फरहाद की अगवा होने वाली बेटी आला बीबी को इसके पास से बरामद करने आए हैं। इसने उस बच्ची को कहीं छुपा कर रखा है। पहले हमें हमारा काम करने दें, इसके बाद आप अपने मामलात के मुताबिक मदाखलत करें। नारंग ने मुझे और दोनों सुराग रसानों को देखकर हकारत से कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग अमेरिका की तरफ से आए हो, मुझे गिरफ्तार करके आला बीबी को बरामद करना चाहते हो, लेकिन यह कभी नहीं हो सकेगा। मैंने और दोनों सुराग रसानों ने अपने अपने रिवॉल्वर निकाल कर उसे निशाने पर रखा। फिर कहा, अगर तुमने ज़ुबान नहीं खोली और आला बीबी को हमारे हवाले ना किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। वो कह के लगाने लगा। फिर बोला, मुझे मार कर भी नहीं मार सकोगे, इसलिए कि मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, मर कर जिंदा रहने वालों में से हूँ। एल्पा ने उस औरत की ज़ुबान से कहा, यह दुरुस्त कह रहे। दरअसल ये जैकी होल्ट नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। नारंग की आत्मा शक्ति इसके जिस्म में समाई हुई है। ये दरअसल गुरु घनश्याम नारंग है, जो रफ्ता रफ्ता अपनी आत्मा शक्ति को खो रहा है और आज मैं इसकी आत्मा शक्ति को और ज़्यादा कमज़ोर करूँगी। ये कहते उसने हमारे एक सुराग रसा के दिमाग पर कब्जा जमाया। उससे सुराग रसा ने हमारी प्लानिंग के मुताबिक यही जाहिर किया कि उसका दिमाग एल्पा के कब्जे में आ गया है। एल्पा ने उसके ज़रिए रिवॉल्वर से गोली चलाई। ठाएं ठाएं की आवाज़ के साथ 2 गोलियां नारंग के जिस्म में लगी। वो लड़खड़ा कर सोफे पर उलट गया। फिर उठना चाहता था कि एल्पा ने उस सुराग रसा के ज़रिए उस पर मजीद गोलियां बरसाईं। उसके जिस्म को जैसे गोलियों से छलनी कर दिया। अब वो बेदम होकर फर्श पर चारों शाने चित हो चुका था, यानी कि मर चुका था। एल्पा ने नारंग के कुछ और कहने से पहले कि आला बीबी उसके पास है या नहीं, या उसने अमरीकी अकाबरीन से झूठ कहा है या सच कहा है, यह एतराफ़ करने से पहले उसे गोली मार दी। इस तरह एल्पा ने उसकी ज़ुबान बंद कर दी। अब नारंग जैकी होल्ट की हैसियत से ये नहीं बता सकता था कि उसने आला बीबी को अगवा किया है तो कहाँ छुपा कर रखा है। एल्पा ने इसलिए भी उसे फ़ौरन गोलियों से छलनी कर दिया ताकि वो मेरे सामने भी एतराफ़ न करे कि उसने आला बीबी को कहाँ कैद किया है, क्योंकि वो मुझे अपना दोस्त मेहरबान और मोहसिन कहती थी
और हमेशा मुझे फ़रेब देकर अपना साथी बनाए रखना चाहती थी। वो जैकी ओल्ड को हलाक करने के बाद मेरे दिमाग में आकर बोली, मिस्टर डी कोस्टा नारो, आप मुतमईन है ना? मैंने दुश्मन को ख़त्म कर दिया। मैं बोला, ये आपने दुरुस्त नहीं किया। अगर वो जिंदा रहता तो उसे और बहुत सी बातें उगलवाई जा सकती थी। हमें उसे कोई और बात उगलवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आला बीबी तो हमारे पास है और आपने उसे बातें भी की हैं, उसकी आवाज़ भी सुनी है। फिर आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मैडम अल्पा, आप एक बात भूल गई, आपको भी नुकसान पहुंच रहा है। कैसा नुकसान? अगर जैकी ओल्ड जिंदा रहता तो आप उसके दिमाग में घुसकर बाकी 4 टेलीपैथी जानने वालों के लबो लहजों को मालूम करके उनके दिमागों में जाकर उन्हें भी अपना मामूल और महकूम बना सकती थी। ओह गॉड, ये तो मैंने सोचा ही ना था। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। वो महज बातें बना रही थी, वरना वो जानती थी कि जैकी ओल्ड के जिस्म में नारंग था और नारंग किसी भी जिस्म में जाएगा तो किसी न किसी जगह उससे रब्ता होगा। वो उसके ज़रिए उन 4 टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। फिलहाल उसके नज़दीक अहम बात यह थी कि मुझे डी कोस्टा नारो समझकर फ़रेब देकर मेरा एतमाद कायम रखना चाहती थी। इसलिए उसने जैकी ओल्ड के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। वह दिमागी तौर पर हाजिर हुई और अब वो अपने बिग ब्रदर से रब्ता करना चाहती थी। ऐसे वक्त सोच की लहरें महसूस हुई। फिर सोनिया की आवाज़ उभरी, सांस ना रोकना, मैं सोनिया बोल रही हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कहने आई हूँ। वो बोली, मेरा असूल है, मैं अपने दिमाग में किसी को आने नहीं देती। अगर मुझसे बातें करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँगी। सोनिया ने कहा, बेशक, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, फ़ौरन आओ, तुम्हारे लिए अच्छी बात है। सोनिया चली गई। एल्बा उसके दिमाग में पहुंची, फिर बोली, तुम क्या कहने के लिए मेरे पास आई थी? सोनिया ने कहा, क्या तुम ये नहीं जानती थी कि मैं कितने अरसे से नीलिमा के बाद नारंग के पीछे पड़ी हुई हूँ और उसके जिस्म बदल बदल कर उसकी आत्मा शक्ति कमज़ोर कर रही हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ नारंग तुमसे परेशान है, लेकिन उसका मुझसे क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम जानती हो कि उसकी आत्मा शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी जिंदा आदमी के जिस्म से उसकी रूह निकाल कर उसकी जगह खुद दाखिल न हो सकता हो। अभी उसके पास इतनी आत्मा शक्ति है। एल्बा ने कहा, मेरी बला से। अगर वो किसी जिंदा इंसान के जिस्म की रूह अपने मंत्रों के जरिए निकाल कर और अपनी रूह उसके जिस्म में दाखिल करता है तो करता रहे। मैंने तो उसकी आत्मा शक्ति कुछ और कमज़ोर कर दी है। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो। मेरी बेटी आला बीबी को अगवा करके छुपा रही हो। अगर ऐसा नहीं कर रही हो तो डी कोस्टा नारो को क्यों कह रही हो कि तुमने आला बीबी को अगवा किया है? ये मेरा और डी कोस्टा नारो का मामला है। तुम सिर्फ अपनी बात करो। आला बीबी मेरी बेटी है, इसलिए मेरी बात है। बहरहाल मैं बात मुख्तसर करती हूँ। तुम आला बीबी को यानी मेरी बेटी को एक खिलौना समझती रहो और उसके ज़रिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाती रहो। फिर ये देखो कि कैसी बेवकूफ़ बन रही हो। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने मेरे खिलाफ कोई चाल चली है? मैं क्या कहूँगी, तुम खुद आजमा लो। जाओ अपने बिग ब्रदर के दिमाग में जाओ और पूछो कि क्या वो तुम्हें अपने दिमाग में आने देगा, जबकि वो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे दिमाग से जाओ, मैं तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रही हूँ। खुद को बहुत ज़्यादा चालबाज और मक्कार ना समझो। मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस नहीं आऊँगी। ये कहकर वो सोनिया के दिमाग से चली आई। दिमागी तौर पर हाजिर होकर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। बिग ब्रदर के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा, बिग ब्रदर, मैं एल्बा बोल रही हूँ, आप सांस ना रोकें। मगर उसने फिर सांस रोक ली। वह हैरान हुई। उसने फ़ोन के ज़रिए अपने बिग ब्रदर से रब्ता किया। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, बिग ब्रदर, क्या बात है? मैं आपके दिमाग में आना चाहती हूँ और आप मुझे आने नहीं दे रहे। ब्रेन आदम ने कहका लगाया, फिर कहा, कौन ब्रेन आदम? कौन बिग ब्रदर? तुम बड़ी ज़बरदस्त चालें चल रही थी ना, और अभी आखिरी चाल तुम्हारी यही थी कि जैकी ओल्ड को गोलियों से छलनी करके उसे ख़त्म कर दो, ताकि वो ये नहीं बता सके कि उसने आला बीबी को कहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन तुम नहीं जानती थी कि उसके अंदर नारंग छुपा हुआ है। वह हैरानी से बोली, बिग ब्रदर, आपको ये क्या हुआ? हम दोनों ही ये जानते थे कि नारंग जैकी ओल्ड के अंदर छुपा हुआ है। ताज्जुब है, ये जानते हुए भी तुमने उसे गोलियों से छलनी कर दिया और ये भी नहीं सोचा कि नारंग फिर अपना जिस्म बदलेगा, किसी के भी जिस्म में जाएगा। अगर तुमने मुझे गोलियां मारी हैं तो मैं तुमसे इंतकाम लेने के लिए क्यों ना ब्रेन आदम के जिस्म में आऊँ। अब तो मैं ब्रेन आदम हूँ। मुझे तुम नारंग कह सकती हो, लेकिन दुनिया वालों पर यह साबित नहीं कर सकती कि मैं ब्रेन आदम नहीं हूँ और इस जिस्म के अंदर नारंग समाया हुआ है, और इस वक्त तुमको एक हकीर चीज़ समझकर तुम पर थूक रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। एल्बा सख्ती की कैफियत में थी। उसी वक्त सोनिया ने उसके दिमाग में आकर कहा, तुम्हारे असूलों की ऐसी की तैसी, तुम अभी मुझे अपने दिमाग से निकाल नहीं सकोगी। मेरी बात सुन लो, वो तुम्हारा बिग ब्रदर, तुम्हारा चाहने वाला भाई जिस्मानी तौर पर जिंदा है। क्या तुम उसे यानी अपनी भाई को जिंदा नहीं रहने दोगी? क्या तुम उसे भी गोलियों से छलनी करके नारंग को वहाँ से निकालोगी? अब अगर नारंग को निकालोगी तो तुम्हारा भाई ब्रेन आदम मर जाएगा, और अगर ब्रेन आदम के जिस्म को जिंदा रखोगी तो नारंग आसेब की तरह तुम्हारे सर पर सवार रहेगा। अब तुम फैसला करो, तुम्हें क्या करना है। चालबाजी बच्चों का खेल नहीं है। जाओ अपने भाई को गोली मार दो या नारंग से समझौता करो। मैंने और सोनिया ने उसे इस मसले की दलदल में फंसा दिया था। पिछले कई दिनों से वो बड़ी चालाकियां दिखा चुकी थी। मुझे इंटरपोल का एक अफसर समझकर मुझसे 4 टेलीपैथी जाने वाले हासिल कर चुकी थी और धोखा ये दे रही थी कि अमेरिका वाले जब मेरी बेटी आला बीबी को अगवा कर रहे थे तो वो इस अगवा की साजिश में शरीक हो गई थी। खुद आला बीबी को अगवा करना चाहती थी, अगरचे नाकाम रही थी, लेकिन
मुझे इस तरह बेवकूफ़ बना रही थी कि एक डमी आला बीबी तैयार करके मुझसे फ़ोन पर गुफ्तगू करा के ये यकीन दिला चुकी थी कि वो मेरे काम आ रही है। मैंने और सोनिया ने उसे कोई दुश्मनी नहीं की थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बावजूद वो जब और जहां अपना फ़ायदा देखती वहां वो दोस्ती या दुश्मनी का ख्याल किए बगैर सिर्फ फ़ायदा उठाने की बात सोचती और उस पर अमल करती। ऐसे ही वक्त सोनिया ने उसके पास आकर बताया कि उसने किस तरह अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। इस बात के तस्वुर से ही कांप जाती कि वह अपने अजीज़ तरीन भाई ब्रेन आदम को हलाक करेगी और नारंग को इसराइल से भागने पर मजबूर करेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी हो गया था। अगरचे मोहब्बत कहती थी कि भाई का जिस्म चलता फिरता हुआ जिंदा ही सही वो उसे देखती रहे, लेकिन अकल कहती थी कि वो एक भाई की सूरत में अपने ही मुल्क के अंदर एक दुश्मन की परवरिश करेगी और उसे अपने सर पर मुसल्लत रखेगी। अभी वो बहुत बड़े नुकसान में थी और जल्द से जल्द इस नुकसान से निकलना चाहती थी। उसने जो 4 टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल और महकूम बनाया था, तो उन्हें अपना ताबे बनाते वक्त बाबा साहब के दायरे के टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसां वहाँ मौजूद थे और उसके तनवीमी अमल को देख रहे थे। उसने अपने महकूमों के दिमागों में जो लबो लहजा नक्श किया था, हमारे सुराग रसानों ने उसे याद रखा था। अब उन्होंने उसी लबो लहजे में उन चारों को ट्रैप कर लिया था। उन पर तनवीमी अमल करके उन्हें अपना मामूल और ताबे बना लिया। वहाँ से वो उन्हें निकाल लाए, फिर दूसरी जगह पहुँचाकर उन चारों को मेकअप के जरिए तब्दील कर दिया ताकि वहाँ के जासूस उन्हें पहचान न सकें और ना ही गिरफ्तार कर सकें। जब तक एल्पा ब्रेन आदम और नारंग के मसले में उलझी रही, उस वक्त तक हमारे सुराग रसां उन चारों को उसके मुल्क से निकालने में कामयाब हो गए। जब एल्पा को पहली बार मालूम हुआ कि ब्रेन आदम इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन जिस्मानी तौर पर मौजूद है और उसके अंदर नारंग पहुंच चुका है, तब एल्पा को यकीन नहीं आया। उसने फ़ौरन ही ब्रेन आदम से ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता किया तो पता चला उसकी जगह नारंग बोल रहा है और उसने बड़ी हकारत से एल्पा को धुतकार दिया। तब सोनिया ने उसे कहा था कि तुम बहुत ऊंची उड़ रही थी और अब इसका अंजाम भी देखो। वैसे वो लाशऊरी तौर पर यह फैसला कर चुकी थी कि नारंग को वहाँ नहीं रहने देगी। वो ख्याल ख्वानी करती हुई दूसरी बार ब्रेन आदम के दिमाग में पहुंची और बोली, नारंग सांस ना रोकना, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। नारंग ने कहा, हाँ तुम बोल भी सकती हो और ब्रेन आदम के रिश्ते से मुझे बिग ब्रदर भी कह सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई और इस मुल्क और कौम का बहुत बड़ा राजदार भी हूँ। प्लीज़ मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे बिग ब्रदर को वाकई मार डाला है। मेरा मतलब है क्या उसके जिस्म से आत्मा निकाल डाली और वो आत्मा तुम दोबारा वापस ला सकते हो? सॉरी, मैं उसकी आत्मा वापस नहीं ला सकूंगा क्योंकि मुझे उसके जिस्म से निकलना पड़ेगा। तो मेरे बिग ब्रदर के जिस्म में उसकी आत्मा लाने के बदले मुझसे जो चाहोगे मैं तुम्हारी वो बात तस्लीम कर लूँगी। बसते हुए बोला, मैं तो क्या, तमाम टेलीपैथी जानने वाले अच्छी तरह तुम्हें पहचान गए हैं। तुम अपना काम निकालते हो, उनसे ऐसी दगा करती हो कि उन्हें दिन में तारे नजर आ जाते हैं। मैं अपने मुल्क और कौम की कसम खाकर कहती हूँ, पहले जिस तरह तुम मुझसे इत्तेहाद चाहते थे अब वही इत्तेहाद कायम रहेगा। हम दोनों मिलकर मुखालफिन से मुकाबला करेंगे, उनसे बढ़ते रहेंगे। प्लीज़ मेरे भाई की आत्मा को उसके जिस्म में वापस ले आओ। मैं अब तक 5 जिस्म बदल चुका हूँ। अगर तुम्हारे भाई के जिस्म को छोड़कर जाऊँगा तो वो 6ठा जिस्म होगा। आत्मा शक्ति के हवाले से वो आखिरी जिस्म होगा। जब मैं इस जिस्म से निकलकर 7वें जिस्म में जाऊँगा तो मेरी आत्मा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी और मैं उससे 7वें जिस्म से फिर कभी नहीं निकल सकूँगा। मुझे अफसोस है, ना मैं तुमसे इत्तेहाद कर सकता हूँ, ना तुम्हारे भाई की आत्मा को उसके जिस्म में वापस ला सकता हूँ। मैं एक बात कहती हूँ, इस पर अच्छी तरह गौर करो। तुम मेरे बिग ब्रदर के जिस्म में रहकर मेरे मुल्क को कौम को नुकसान पहुँचाते रहोगे, लेकिन मैं भी तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे हर मामले में मदाखलत करके तुम्हें नाकाम बनाऊंगी। इस पर भी तुम बाज नहीं आओगे तो अपने भाई को हलाक कर दूंगी। इसके बाद मजबूर होकर सिर्फ एक ही जिस्म में और आखिरी जिस्म में जा सकोगे। अपनी मजबूरियों को समझो, मुझसे इत्तेहाद करो। मैं वादा करती हूँ कि तुम जैसे ही 7वें जिस्म में जाओगी मैं तुम्हें किसी जगह छुपा कर रखूंगी और तुम रोबोश रहकर फिर एक बार आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या कर सकोगे। क्या तुम मैडम सोनिया से ज़्यादा ज़हीन और चालाक हो? मैंने पहले जो अपनी आत्मा शक्ति मुकम्मल की थी वो सोनिया की मदद से की थी। वो जब चाहे मुझे इस जिस्म से निकाल कर किसी दूसरे जिस्म में जाने पर मजबूर कर सकती है। तुम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। मुझे एक बार मौका दो, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि सोनिया भी मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जब मैं बार बार मैडम सोनिया से ठोकरें खा चुका हूँ तो अब उससे गद्दारी नहीं करूँगा। 6ठे जिस्म में जाकर मुझे तपस्या मुकम्मल करनी होगी तो मैं सोनिया के आगे गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे यकीन है कि वो फिर मुझे आत्मा शक्ति मुकम्मल करने का मौका देगी। मैं तुम्हारे साथ ताउन करके मैडम सोनिया और मिस्टर फरहाद से कभी दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं करूँगा। वो समझ गई कि नारंग काबू में नहीं आएगा। उसे बातों से बहलाकर उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी होगी। वो उसे बातों में उलझाने के लिए बोली, अच्छा ये बताओ, वाकई तुमने मैडम सोनिया और फरहाद की बेटी आला बीबी को अगवा किया है? उसने कहा, जब तुम देख रही हो कि मैं उन दोनों का इस कदर वफादार बन गया हूँ और उनके खिलाफ कोई कदम उठाना नहीं चाहता तो उनकी बेटी को अगवा करने की हमाकत कैसे करूँगा? तो फिर किसी और ने ऐसी जुर्रत की होगी। तुम्हें कुछ अंदाज़ा तो ज़रूर होगा कि आला बीबी को कौन अगवा कर सकते। पहले तो तुम पर शुबा था कि तुमने ही ऐसा किया है, लेकिन अब मैं ब्रेन आदम के दिमाग में हूँ और ये मालूम कर चुका हूँ कि तुमने जिस आला बीबी को छुपा कर रखा है वो मैडम सोनिया और मिस्टर फरहाद की बेटी आला बीबी नहीं है। तुम इंटरपोल के एक अफसर को उल्लू बनाने के लिए ड्रामा कर रही हो। वो एक तरफ उससे बातें कर रही थी, दूसरी तरफ ख्याल ख्वानी के जरिए फौज के एक आला अफसर को 4 मुसल्लह जवानों समेत ब्रेन आदम के बंगले की तरफ रवाना कर दिया था।
और उसको हुक्म दिया था कि एक शख्स ब्रेन आदम का भेष बदलकर इस बंगले में मौजूद है, उसके पास जाते उसकी कोई बात सुने बगैर उसे गोलियों से छलनी कर दो। वो इधर हुक्म दे रही थी, इधर ये कह रही थी कि तुमसे गुफ्तगू करने के दौरान में मैं देख रही हूँ तुम अपने चेहरे पर मेकअप कर रहे हो, यानी चेहरा तब्दील कर रहे हो। तुम किसी को अलाकार बनाकर यहाँ बेच सकती हो और मुझे हलाक करा सकती हो, इसलिए मैं मेकअप करके कहीं रुपोश हो जाऊँगा। वो बोलता जा रहा था और अल्पा ख्याल खोनी के जरिए फौज के आला अफसर से कह रही थी, तुम फ़ौरन उसके बंगले में पहुँचो, वो मेकअप करके वहाँ से निकलने वाला है। अगर हाथ से निकल जाएगा तो हमें बहुत नुकसान पहुँचाएगा। आला अफसर अपने मुसल्ला जवानों समेत वहाँ पहुँच चुका था और अब ब्रेन आदम को बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश कर रहा था, लेकिन वो नज़र नहीं आया। अल्पा ने कहा, क्या हुआ, वो कहाँ है? मैडम, हम उसे तलाश करें मगर यहाँ तो कोई भी नहीं। नारंग ने कहा, क्या तुम मुझे इतना अहमक समझती हो? मैंने ब्रेन आदम के जिस्म में दाखिल होते ही वो बंगला छोड़ दिया था और अब दूसरी जगह हूँ। मेरे ख्याल से मालूम कर लो मैं कहाँ हूँ और अब किस तरह तुमसे छुप कर तुम्हारी जान को अजाब बना सकता हूँ। नारंग, सिर्फ तुम ही एक चालाक नहीं हो, मैं तुम जैसों को उंगलियों पर नचाना जानती हूँ। मैंने भी बहुत पहले अपना बंगला छोड़ दिया था, तुम भी मुझे तलाश करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। अब हमारे दरमियान आंख मचोली होगी। अभी मेरे अंदर इतनी आत्मशक्ति है कि तुम मेरे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकोगी। अब तो मैं तुम्हें अपने दिमाग में आने ही नहीं दूंगा। ये कहते ही नारंग ने सांस रोक ली। अल्पा दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। फौज के आला अफसर से बोली, तुम फ़ोन के ज़रिए तमाम फौजी अफसरान को बताओ और मैं ख्याल खोनी के ज़रिए तमाम सुरागरसां एजेंसियों को बताती हूँ कि ब्रेन आदम के अंदर नारंग की आत्मा घुस आई है। उसने ब्रेन आदम को हलाक कर दिया। अब उसके जिस्म में रहकर हमारे बहुत से राज मालूम कर रहे हैं। उसे किसी तरह तेलबैब से बाहर जाने ना दिया जाए। अगर वो बाहर जाने वाला है या जा चुका है तो उसे अपने मुल्क से बाहर जाने का मौका ना दिया जाए। ये काम जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल कर दें। फिर वो ख्याल खोनी के ज़रिए इंटेलिजेंस के आला अहदेदारों और मुसाद के बड़े बड़े अफसरान से बोलने लगी कि ब्रेन आदम मिलिट्री सीक्रेट एजेंसी का डायरेक्टर जनरल था और अब नारंग उसके अंदर समाया हुआ है, तो उसे वहाँ के सारे राज मालूम हो रहे होंगे। वो वहाँ के सुराग रसानों से अपना काम ले सकता है और हमारे खिलाफ इकदाम कर सकते हैं। लिहाजा उसे किसी जगह भी तलाश किया जाए। उसके कद और जसामत से अंदाज़ा करो कि वह जिस्मानी तौर पर ब्रेन आदम है। तुम लोग उसे किसी तरह भी पहचानने की और गिरफ्तार करने की कोशिश करो, वो तेलबैब से या हमारे मुल्क से बाहर जाने ना पाए। दूसरी तरफ नारंग एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मिलिट्री सीक्रेट एजेंसी के मातहत अफसरान से कह रहा था, मैं तुम्हारा डायरेक्टर जनरल ब्रेन आदम बोल रहा हूँ। हमारे किसी दुश्मन ने अल्पा को अपनी मामूला बना लिया है, अब वो हमारी दुश्मन बन गई है और सबसे पहले मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है ताकि मैं ना रहूँ तो वो तनहा यहाँ रहकर हमारी यहूदी कौम को और हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाती रहे। वो अपने आमिल की मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ के मुख्तलिफ अफसरों और अहदेदारों को भड़का रही है। मैं अपनी जान की सलामती के लिए एक जगह छुपा हुआ हूँ और अपने चेहरे को तब्दील कर चुका हूँ। जब तक अल्पा हमारे काबू में नहीं आएगी मुझे इसी तरह रूपोश रहना होगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक मातहत अफसर ने कहा, सर आप जहाँ भी हैं हमें राजदारी से बता दें, हम आपको यहाँ लाकर ऐसी जगह छुपा कर रखेंगे कि अल्पा या उस पर तनवीमी अमल करने वाला आमिल कभी नहीं पहुँच सकेगा। अहमकाना बातें ना करो। क्या तुम टेलीपैथी जानने वालों का मुकाबला कर सकोगे? क्या तुम नहीं जानते कि अल्पा तुम्हारे और तुम्हारे जैसे तमाम अफसरान के दिमागों में जा सकती है और तुम लोगों को इसकी खबर भी ना होगी? तुम लोग इसी खुशफहमी में रहोगे कि मुझे कहीं छुपा रहे हो और वो किसी को अलाकार बनाकर मुझे हलाक कर देगी। मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो। किसी तरह भी उसे गिरफ्तार करके उसके दिमाग पर दोबारा तनवीमी अमल करा के उस आमिल से अल्पा को निजात दिलानी होगी, वरना हमारा मुल्क टेलीपैथी जानने वाली के बगैर खाली रहेगा। हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। एक तरफ अल्पा आला हुक्काम, फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस के सुराग रसानों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सच बोली और किसी की मामूला नहीं है। दूसरी तरफ नारंग फ़ोन के ज़रिए उन सबको यकीन दिला रहा था कि हमारे लिए ख़तरात मंडला रहे हैं। अल्पा को फ़ौरन गिरफ्तार करके उस पर तनवीमी अमल करके उसे दुश्मन आमिल से निजात दिलाई जाए। इसराइल के तमाम यहूदी काबरीन, जिनमें आला हुक्काम, फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस के आला अहम सुराग रसा थे, वो सब उलझ गए थे। उनमें भी इख्तलाफ पैदा हो रहे थे। किसी का ख्याल था अल्पा दुरुस्त कह रही और कोई कह रहा था ब्रेन आदम ने कभी झूठ नहीं कहा, हमेशा इस मुल्क की खिदमत करता रहा। उन सब की बुनियादी सोच यही थी कि वो अपनी टेलीपैथी जानने वाली अल्पा से महरूम ना हो जाए। लिहाजा इस बात पर जोर दे रहे थे कि पहले अल्पा को तलाश किया जाए और उसे कहा जाए कि वो खुद को सबके सामने या किसी यहूदी टेलीपैथी जानने वाले के सामने पेश करे, ताकि उसके दिमाग पर तनवीमी अमल करके ये मालूम किया जा सके कि वो किसी की मामूला बन चुकी है या नहीं। अगर बन चुकी है तो उसके दिमाग से दुश्मन आमिल के तनवीमी अमल का तोड़ किया जाए। इस फैसले पर पहुंचने के बाद अल्पा जिससे भी राब्ता कर रही थी वो उसे यही कह रहा था कि वो खुद को तनवीमी अमल करने वाले यहूदी आमिल के सामने पेश करे, लेकिन अल्पा इस वक्त किसी का भी सामना करने से इनकार कर रही थी। वो खूब समझ रही थी कि जिसका भी सामना करेगी नारंग उसके दिमाग में पहुंचकर इसराइल की इस इकलौती टेलीपैथी जानने वाली को ख़त्म कर देगा। वो अपने तौर पर दुरुस्त समझ रही थी, लेकिन बहुत से यहूदी अकाबरीन नाराज़ होकर कह रहे थे कि अल्पा अपने बड़ों का हुक्म नहीं मान रही है। इससे साफ जाहिर है कि वो किसी दुश्मन की आलाकार बन चुकी है। ब्रेन आदम नारंग से भी कहा जा रहा था कि वो रूपोश रहकर यह साबित करे कि नारंग उसे हलाक करके उसके जिस्म में समाया हुआ नहीं है,
अगर साबित करने में दुश्वारी हो तो काबरीन में से 2-4 पर भरोसा करे और उनसे खुफिया तौर पर मुलाकात करे। वह काबरीन अपने तौर पर सच और झूठ को समझ लेंगे। नारंग ने अल्पा को उलझा दिया था कि वो अपनी सलामती की फिक्र में अपने 4 टेलीपैथी जाने वालों की खैरियत मालूम करने का वक्त नहीं निकाल पाई थी। जब उसने उन चारों में से एक के दिमाग में जाने की कोशिश की तो उस टेलीपैथी जाने वाले मातहत का दिमाग उसे नहीं मिला। उसने बाकी 3 के दिमागों में जाने की कोशिश की। नाकामी से समझ में आया कि उन चारों के लबो लहजों को बदल दिया गया है। अब उन्हें अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। उसने बहरी, बर्री और फिजाइया के 3 सबसे आला अफसरों के दिमागों में झांक कर देखा। पता चला वो तीनों अफसरान इस वक्त अपनी रिहाइशगाह में हैं और नारंग ने अभी तक उन्हें ट्रैप नहीं किया है। उसने फौरन ही बर्री फौज के आला अफसर को टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला दिया। फिर उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया गया। उसके दिमाग में एक नया लबो लहजा नक्श करके हुक्म दिया कि उसका दिमाग लॉक रहेगा। कोई भी टेलीपैथी जाने वाला उसके दिमाग में आना चाहे तो वो फौरन ही सांस रोककर उसे वापस जाने पर मजबूर कर देगा। इस तरह उसने बहरी और फिजाइया के आला अफसरान के दिमागों पर मुख्तसर तनवीमी अमल करके अपने काबू में कर लिया। नारंग उस वक्त दूसरे अफसरान और हुक्काम को ट्रैप करने में मसरूफ था, इसलिए वह अल्पा की इन मसरूफियात से बेखबर रहा। वहाँ के अकाबरीन भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तनवीमी अमल दोनों तरफ से किए जा रहे थे। इस तरह इन हुक्काम के फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस के सुराग रसानों के 2 गिरोह हो गए थे। एक गिरोह नारंग का मामूल और फरमाबरदार बन गया था, दूसरा गिरोह अल्पा के ज़रिए असर आ गया था। नारंग तो एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त चट्टान की तरह अल्पा के मुकाबले में डट गया। उसे इस बात का खौफ नहीं था कि सोनिया की तरफ से और मेरी तरफ से उसके मामलात में मदाखलत की जाएगी। वो हमारी मर्जी के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के खिलाफ महाज बना रहा था। अभी इसराइली अकाबरीन को परेशान कर रहा था। आइंदा अमरीकी अकाबरीन की शामत आने वाली थी। हमारे सुराग रसानों ने अल्पा के 4 टेलीपैथी जाने वालों को अपना मामूल और फर्मा बरदार बनाकर वहां से निकाल लिया था। उनमें से पहले 2 टेलीपैथी जाने वालों के नाम पोलार मैसन और जॉन जेल्सी थे। फिलहाल उन दोनों का जिक्र नहीं किया जाएगा। उसके बाद 2 टेलीपैथी जानने वाले जिन्हें अल्पा ने अपने काबू में किया था, उनमें से एक का नाम लेजी गार्ड और दूसरे का कैनी बॉल था। उन दोनों को अमेरिका के एक साहली शहर बाल्टीमोर पहुंचा दिया गया। वहां पारस और पोरस पहुंच गए। उन्होंने इन दोनों को अपनी तहवील में ले लिया। मैंने अपने दोनों बेटों को जो जिम्मेदारियां सौंपी थीं वो उन पर अमल करने लगे। पारस ने लेजी गार्ड पर और पोरस ने कैनी बाल पर दोबारा तनवीमी अमल किया और इस अमल के जरिए अपने लबो लहजे और आवाज़ को, अपने अपने चलने फिरने और बोलने के अंदाज को और अपनी शरारतों के तरीकों को उनके दिमागों में नक्श किया। पारस ने लेजी गार्ड को पारस बना दिया और पोरस ने कैनी बाल को पोरस बनाकर उनके चेहरों पर अपने चेहरे के मुताबिक मेकअप कर दिया। दूसरे दिन वो दोनों बिल्कुल पोरस और पारस नजर आने लगे। उनके चलने फिरने का अंदाज और उनके बोलने में जो तंज और शरारतें हुआ करती थी वो सब उनके दिमागों में नक्श हो गई थी। अगर वो कहीं भूल चूक करते तो असल पारस और पोरस उनके दिमागों में रहकर उनकी खामियां दुरुस्त कर सकते थे। दोनों भाइयों ने अपने अपने चेहरों पर ऐसी तब्दीलियां की थी कि अब वो पारस और पोरस नजर नहीं आते थे। वो बाल्टीमोर के ही एक मकान में पेइंग गेस्ट की हैसियत से एक बूढ़े मियाँ बीवी के साथ रहने लगे। उन्होंने अपनी डमियों को आज़ाद छोड़ दिया कि जाओ और इस शहर में ऐश करो। वो दोनों एक अरसे से पहले जैकी होल्ट के ज़ेरे असर रहे और उसके ताबे बनकर उसकी पाबंदी में रहे। इसके बाद अल्पा ने उन दोनों पर कब्जा जमाया था और उन्हें अपना महकूम बनाकर रखा। फिर हमारे सुराग रसानों ने उन्हें ट्रैप करके बाल्टीमोर पहुंचा दिया। इस तरह उन दोनों को पहली बार आज़ादी नसीब हुई थी। वो रिहाई पाने वाले कैदियों की तरह बेलगाम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए उससे शहर के साहली इलाके में आए जहां मछेरों और मल्लाहों वगैरह की रिहाइश थी। वहां के माहीगीर और मल्लाह साहली इलाके में रहते थे और वहां से समुद्र में मछलियां पकड़ने अपनी मोटर बोट्स और लॉन्चे वगैरह चलाने के लिए जाते थे। वो पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक के माहीगीरों और मल्लाहों की तरह गरीब नहीं थे। खूब कमाते थे और खूब ऐश करते, बड़ी बड़ी रकमें बचाया करते। इसके बावजूद अमेरिका जैसे मुल्क में उनकी हैसियत सरमायादार की नहीं थी। बस वो कमाने वाले और ऐश करने वाले खुशहाल लोग कहलाते। ऐसी जगह दादागिरी करने वाले बेताज बादशाहों और बिग बॉस कहलाने वालों की हुक्मरानी रहा करती है। वहाँ मुजरिमों के 2 गिरोह थे। एक गिरोह बॉस नंबर 1 और दूसरा गिरोह मास्टर नंबर 1 कहलाता। बॉस नंबर 1 का कैसीनो यानी जुए का अड्डा साहली इलाके की एक बहुत बड़ी इमारत में नीचे से ऊपर तक 6 फ्लोर में था। मास्टर नंबर 1 ने अपने ग्राहकों की तफरीह और अय्याशी के लिए खुले समुद्र में एक बहरी जहाज में कैसीनो और नाइट क्लब कायम किया था। बड़े बड़े सरमायादार अपनी महबूबाओं के साथ समुद्री कैसीनो में जाते। उन्हें समुद्र में रहकर तफरीह करने का ज़्यादा मजा आता था। वो डमी पारस और पोरस उसी बहरी कैसीनो की तरफ गए। इस वसीऔरीज़ बहरी जहाज़ तक पहुंचने के लिए साहिल से बहुत सी मोटर बोट्स चलती थीं और इस जहाज़ के करीब लाकर पहुंचाती थी। जहाज़ के दोनों तरफ 4 लिफ्टें थीं जिनके जरिए वहां तफरीह के लिए आने वाले अपनी औरतों के साथ ऊपर बहरी जहाज़ में जाते थे। दोनों ने पहले जहाज़ के अरशे पर पहुंचकर देखा, वहां ऊपर रेस्तोरां था। उसके निचले हिस्से में कैसीनो था जहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुआ खेलने के कैबिन और बड़े हॉल थे। उसके निचले तीसरे हिस्से में नाइट क्लब्स थे। वहाँ रंग बिरंगी रोशनियों में रंग बिरंगी हसीनाएं अपने दोस्तों और आशिकों के साथ दिखाई दे रही थीं। आखिरी निचले हिस्से में बड़े आरामदेह डबल बेडरूम बने हुए थे जिनकी एक दीवार से पूरा समुंदर शीशे के आर पार दिखाई देता।
तरह तरह की रंगीन मछलियाँ और समुद्री मखलूक़ात दिखाई देती थीं। अंदर बेडरूम की आराइश ऐसी थी कि वहाँ पहुँचते ही जज्बात भड़कने लगते। फिर हसीना इन जज्बात को और भड़काती। कैनी बॉल उर्फ पोरस ने कहा, यार अमेरिका भी क्या मुल्क है, जिस शहर में जाओ वहाँ तफरी और अय्याशी के लिए इतनी फराक दिली से और इतनी खूबसूरती से इंतजामात किए जाती हैं जैसे आने वालों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हों। लेजी गार्ड उर्फ पारस ने कहा, इस जन्नत में हूरें ज़्यादा हैं ताकि गाहक फरिश्ते उन्हें देखकर खूब ठोक बजाकर उनकी कीमत अदा करके अपनी तफरी का साथी बना सकें। वो तो है, हम भी तरह तरह की तफरी कर सकते हैं, लेकिन एक कमी रह जाती है, हम शराब नहीं पी सकते, किसी किस्म का नशा नहीं कर सकते। हाँ, करोगे तो टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारी खैरियत पूछेंगे। यही तो मुश्किल है कि बीमार ना होने के बावजूद परहेज करना पड़ता है। वो दोनों नाइट क्लब के म्यूजिक और डांस वाले हिस्से में आए। वहां पहुंचते उनके चेहरों पर फ्लैशलाइट की रोशनी बिजली की तरह चमक कर बुझ गई। उन्होंने तस्वीर खींचने वाली हसीना को देखा। वह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कह रही थी, हेलो, तुम दोनों खूबसूरत और स्मार्ट हो, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने कैमरे में महफूज कर लिया। एक कैमरे में हम दोनों की तस्वीरें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में हम बैक वक्त नहीं आ सकते। क्या ख्याल है, किसका इंतखाब करियो? सॉरी, मैं कोई तफरी का सामान नहीं हूँ, खुद तफरी करने आई हूँ। चलो यही सही, किसके साथ तफरी करोगी? जब मैं किसी के साथ एंजॉय करूंगी तो दुनिया देखेगी, तुम दोनों भी देख लेना, फिलहाल बाय बाय। वह मुस्कुराती हुई जाने लगी। दोनों ने ख्याल खोने की परवाज़ की और उसके दिमाग में पहुंचे। पता चला इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से है। उसने उन्हें पारस और पोरस की हैसियत से पहचान लिया था, इसलिए उनकी तस्वीर उतारी थी और अभी फैक्स के जरिए अपने डिपार्टमेंट में वो तस्वीर भेजने वाली थी। पारस ने कहा, यहाँ पहुंचते ही काम बन गया। पोरस ने कहा, हाँ, हम जो चाहते थे अब वो होगा। उस जासूस हसीना ने जो तस्वीर उतारी थी, इसे धोने और प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो इंस्टेंट कैमरा था, बराह रास्त तस्वीर उतर गई थी। अब उन्हें फैक्स करने के लिए उस कैसीनो के मालिक के दफ्तर की तरफ जा रही थी। अचानक पारस ने उसे गायब दिमाग बना दिया। वो उधर से पलटकर ऊपर जहाज के अर्शे पर आई। फिर रेलिंग के पास पहुंचकर उसने उनकी तस्वीर हैंडबैग से निकालकर समुद्र में फेंक दी। वापस उसी जगह आई जहां उसे दिमागी तौर पर गायब कर दिया गया था। पारस ने उसके दिमाग को ढील दी। फिर वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर उस कैसीनो के मालिक मास्टर नंबर 1 के दफ्तर में आई। उसे अपना कार्ड दिखाकर कहा, एक ज़रूरी पैगाम फैक्स करना है। मास्टर नंबर 1 ने अपनी जगह से उठकर कहा, बेशक, आप लोगों के लिए तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। इस दूसरे कमरे में चली जाएं और पैगाम फैक्स कर दें। वो दूसरे कमरे में आई। फिर अपने हैंडबैग में हाथ डालकर उन दोनों की तस्वीर ढूंढने लगी। तस्वीर नहीं मिल रही थी। उसने हैंडबैग को अच्छी तरह देख लिया। वहाँ तमाम सामान मौजूद था, सिर्फ उन दोनों की तस्वीर नहीं थी। वो कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी, आखिर ये तस्वीर कहाँ चली गई। फिर उसने फ़ोन के जरिए अपने आला अफसर से रब्ता किया। उससे कहा, सर, मैंने पारस और पोरस को इस बहरी कैसीनो में देखा है। उनकी तस्वीर भी उतारी थी और उसे अपने बैग में रखा था और आपके नाम फैक्स करना चाहती थी, लेकिन तस्वीर नहीं है। मैंने पूरा बैग अच्छी तरह देख लिया। दूसरी तरफ से कहा गया, फिर तो तस्दीक हो गई, वो वाकई पोरस और पारस हैं। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में घुसकर मालूम कर लिया होगा कि तुमने उन्हें पहचान लिया और अब वहाँ के दूसरे सुराग रसानों को बुलाने वाली हो, इसलिए उन्होंने अपनी तस्वीर तुम्हारे बैग से चुरा लिया, तुम्हारी हाथों किसी तरह ज़ाया कर दिए। बहरहाल हमारे सुराग रसान वहाँ पहुँच रहे हैं, तुम उन दोनों पर नज़र रखो। वो ऑफिस से निकलकर उन दोनों की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। फिर लिफ्ट के पास आई। वो दोनों नजर आ गए। उसने उनके करीब आते हुए कहा, हाय। पोरस ने कहा, हाय तो हमें करना चाहिए क्योंकि तुम हमारे हाथों से फिसल गई हो। वो मुस्कुराती हुई बोली, लिफ्ट के पास क्यों खड़े हो, हम जा रहे हैं, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। बॉस 1 के कैसीनो में जाकर मज़े करेंगे। वो कुछ सोचने लगी। पारस ने कहा, क्या हमारी जाने से तुम अकेली हो जाओगी? वो मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? हमारा जाना ज़रूरी नहीं है तो तुम्हारा यहाँ रहना भी ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ चलना चाहो तो साहिल की तरफ चलो, बॉस 1 के कैसीनो में तफरी करेंगे। वो उनके साथ लिफ्ट में आई। उसे उन पर नज़र रखने के लिए कहा गया था। उसने सोचा भी साहिल पर पहुंचकर मौका मिलते ही फ़ोन के जरिए बताएगी कि वो दोनों बहरी कैसीनो में नहीं बल्कि बॉस नंबर 1 के कैसीनो में है। वो उनके साथ लिफ्ट के जरिए एक मोटर बोट में आई। फिर वो तीनों साहिल की तरफ जाने लगे, उससे छेड़छाड़ करने लगे। पारस ने कहा, अब साथ चल रही हो तो ये बता दो, हम दोनों में से कौन अच्छा लगता है? देखो, मैं कह चुकी हूँ, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। अच्छा, तुमने कहा था और हम भूल गए, लेकिन जो कहा था उसके खिलाफ भी तो तुम कर सकती हो। हरगिज़ नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर लिफ्ट देती हूँ। अब देखना होगा कि तुम कितना सोचती हो और किसको लिफ्ट देती हो। वो साहिल पर पहुंच गई। इस बार पोरस ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। फिर उसे अपने साथ एक टैक्सी में बिठाकर किसी होटल की तरफ ले गया। उसने उसे फ़ोन करने पर माइल किया। वो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर रब्ता करने के बाद बोली, सर, मुझे अभी फ़ोन करने का मौका मिला और मैं नई इतला दे रही हूँ। आप सुराग रसानों को बहरी कैसीनो में ना भेजें, वो दोनों साहिल पर आ गए हैं। अब बॉस नंबर 1 के कैसीनो में जाने वाले हैं, लिहाजा सुराग रसानों को वहाँ भेजा जाए। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर पोरस की मर्जी के मुताबिक उसे देखकर मुस्कुराने लगी। पारस साली सड़क के किनारे एक तरफ पैदल चलने लगा। उधर बड़ी रौनक थी। जगह जगह रेस्तोरान और नाइट क्लब दिखाई दे रहे थे। छोटे बड़े क्लबों और रेस्तोरानों में खूब रोशनी थी। दूसरी तरफ साहिल पर एक कितार में मोटर बोट्स और लांचें बहुत रोशन थी।
मोबाइल गाड़ियों में चलती फिरते दुकानें सजाई गई थी और फेरी लगाने वाली औरतें और मर्द भी कुछ ना कुछ सामान बेचते नजर आ रहे थे। वो ऐसी जगह थी जहां अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आया करते थे और समुद्री जजीरों में रहने वाले भी वहां तफरीह के लिए आते थे, फिर सुबह चले जाते थे। वहां का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। ज़रूरत का माल खरीदने और फरोख्त करने वालों के दरमियान बहस और तकरार भी हो रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था। कई जवान लड़कियां और औरतें म्यूजिक पर डांस करती हुई अपनी दुकान का सामान फरोख्त कर रही थी। ऐसे में ग्राहक ज़रूरत का सामान खरीदने आते थे और उनके खरीदार बनकर रह जाते थे। एक जवान औरत ने पारस को आवाज़ दी, हाय, इधर से उधर जा रहा है, ज़रा इधर भी तो आ। उसने इस जवान औरत को देखा, फिर करीब आया। वो बोली, मैं दूर से देख रही हूँ, पैदल ऐसे टहल रहा है जैसे अपने बागीचे में हो। अरे यहाँ तो लेने देने वाला बाजार है, बोल क्या खरीदेगा, क्या बेचोगी? दुकान के अंदर जो कुछ है सब बेचने के लिए है, दुकान के अंदर तू भी है। मेरी कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। तो फिर कीमत बता। मर्दानगी और दलेरी। मर्दानगी औरत को दिखाई जाती है और दलेरी मध्य मुकाबिल को, लिहाजा पहले मेरे 4 गुंडे भाइयों को दलेरी दिखाओ, जब वहां कामयाब हो जाओगे तो फिर मुझे मर्दानगी दिखाने आओ। ये तो कोई कीमत ना हुई, जेब से $1 भी नहीं जाएगा और तुम मिल जाओगी। तुमने मेरे भाइयों को नहीं देखा है, पूरे इलाके में उन चारों की दहशत तारी रहती है। उनका नाम सुनते ही बड़े से बड़ा बदमाश रास्ता बदल कर चला जाता है। वो अपने काम से रास्ता बदल कर जाते होंगे और तुम्हारे भाई समझते होंगे उनके खौफ से रास्ता बदल रहे हैं। हरगिज नहीं। मेरे भाइयों की दहशत ऐसी है कि उन्हें देखते ही बड़े से बड़ा बदमाश खौफ से कांपने लगता है। फिर गलत कह रही हो, तुमने उस कांपने वाले का टेम्परेचर नहीं देखा होगा, हो सकता है वो बुखार से कांप रहा हो। उसने पारस को सर से पांव तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, वेरी स्मार्ट। मेरे सामने मेरे भाइयों का मजाक उड़ा रहे हो, अभी उनके धंधे का वक्त है, मैं उन्हें फौरन यहाँ नहीं बुला सकती। फिर भी मालूम करती हूँ कि वो मेरी खातिर कब तक यहाँ पहुँच सकते हैं। उन्हें यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ इतना मालूम कर दो कि वो कहाँ हैं, फिर मैं खुद ही तुम्हारे रिश्ते की बात करने वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो उसे घूर कर देखती हुई बोली, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन होगा? पारस ने फ़ोन निकाल कर उसे दिया। वो उसे लेकर ऑन करने के बाद नंबर पंच करने लगी। पारस ने उसके दिमाग में यह ख्याल पैदा किया कि भाइयों को पता मालूम हो जाएगा तो वो खुद इसे लेकर उनके पास जाएगी। राब्ता होने पर वो बोली, ब्रादर, मैं लीजा बोल रही हूँ। इस वक्त मेरे सामने कद्दे-आवर, सेहतमंद और बहुत ही स्मार्ट नौजवान खड़ा हुआ, मुझसे मेरा मुतालबा कर रहा है। ज़रा तुम चारों इसकी खैरियत मालूम कर लो, इसका जोग्राफिया बिगाड़ दो, फिर इसकी समझ में बात आ जाएगी कि पहले दिलेरी दिखानी होती है, तभी मर्द अपनी मर्दानगी से पहचाना जाता है। ठीक है, हम इससे निमट लेंगे, हो सके तो इसे बॉस वन के कैसीनो में भेज दो। क्या मैं दूसरे ब्रादर से भी राब्ता कायम करूं? इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरे साथ एक भाई हैं, हम दोनों उस पर भारी पड़ेंगे। तुम इसे कहो यहाँ आए और पैनी का नाम ले, लोग इसे हाथों हाथ मेरे पास पहुंचा देंगे। मैं इसे कैसीनो के टॉप फ्लोर की छत पर ले जाकर ज़मीन की पस्ती में फेंक दूंगा। ब्रादर, मैं भी आ रही हूँ, तुम्हें आने के लिए ख्वाम का दुकान बंद करना होगी। कोई बात नहीं, ये बंदा बड़ा दिलचस्प है, ज़रा मैं देखूंगी कि जितना अकड़ कर बोलता है उतना ही दिलेर है भी या नहीं। ठीक है, दुकान बंद करके इसे यहाँ ले आओ। लीजा ने फ़ोन बंद करके पारस को वापस किया, फिर दुकान बंद करने लगी। बॉस वन के कैसीनो में वहाँ के इंटेलिजेंस के 3 सुराग रसां आए हुए थे और पारस और पोरस को तलाश कर रहे थे। उन्होंने कैसीनो के बॉस से भी पूछा और उनका हुलिया बताकर कहा, अपने आदमियों से कहा जाए कि इस हुलिये के 2 जवान नजर आए तो इन्हें फ़ौरन पकड़ कर उसके दफ्तर में ले आए। वो उन्हें तलाश करते रहे, फिर नाकाम होकर उस कैसीनो से चले गए। कैसीनो में भी 2 सुराग रसां गए थे, उन्होंने भी यही तला दी। इंटेलिजेंस के उस आला अफसर ने उस जासूसा से राब्ता कायम करना चाहा जो पोरस के साथ गई थी, लेकिन उससे राब्ता नहीं कायम हो रहा था। ज़ाहिर है पोरस ने उसे अपने लोगों से गाफिल कर दिया होगा। वो आला अफसर वाशिंगटन के हेडक्वार्टर में CIA के आला अफसर को पारस और पोरस की मौजूदगी के बारे में रिपोर्ट दे चुका था। उसने फिर उससे राब्ता करके कहा वो दोनों बाल्टीमोर में मौजूद हैं, लेकिन 2 बड़े कैसीनो में कहीं नहीं है, और जिस जासूसा ने उन्हें देखा था और उन्हें ट्रैप कर रही थी वो लापता है। उन्होंने यकीनन टेलीपैथी के जरिए उसे हमसे दूर कर दिया है। CIA के आला अफसर ने कहा, तेजपाल की रहनुमाई में हमारे 4 टेलीपैथी जानने वाले अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनमें से एक टेलीपैथी जानने वाला बेजॉन इस वक्त मेरे दिमाग में है और आपकी भी आवाज़ें सुन रहा है। अभी वो आपके पास ख्याल ख्वानी के जरिए आएगा। वैसे उन दोनों को ढूंढना और अपनी हिरासत में लेना बहुत ज़रूरी है। उनका बाप फरहाद अली तैमूर हमें बहुत उलझा रहा है। उसने हमें 24 घंटे की मोहलत दी थी कि हमने उसकी बेटी आला बीबी को वापस उसके पास ना पहुंचाया तो यहाँ ऐसी तकरीबी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा जिसका इल्ज़ाम उसको नहीं दिया जा सकेगा। उस अफसर ने कहा, लेकिन आला बीबी तो बाबा साहब के इदारे में मौजूद है। उन्होंने सैटेलाइट के जरिए एक चैनल पर उसे बाबा साहब के इदारे में दिखाया था। हाँ, फरहाद दोहरी चालें चल रहा है। एक तरफ आलमी मीडिया के जरिए सबको यकीन दिला रहा है कि उसने हमें 24 घंटे की मोहलत नहीं दी है और आला बीबी को अगवा किया गया है। आला बीबी तो उनके इदारे में मौजूद है। दूसरी तरफ वो दरे पर्दा हमें धमकियाँ दे रहा है और ये चैलेंज कर रहा है कि तकरीबी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए 24 घंटे की मोहलत ख़त्म होती जा रही है और अब सिर्फ 5 घंटे रह गए हैं। उन अफसरान ने फ़ोन का राब्ता ख़त्म किया। उसी वक्त बैजॉन ने बाल्टीमोर वाले अफसर के दिमाग में आकर कहा, मैं बैजॉन बोल रहा हूँ, क्या आपके पास इस जासूसा की आवाज़ का कोई टेप मौजूद है? जी हाँ, हमारे रिकॉर्ड रूम में है। प्लीज़ आप मुझे सुनाएं, मैं ख्याल ख्वानी के जरिए आपके उस जासूसा को तलाश करूंगा।
थोड़ी देर बाद एक कैसेट रिकॉर्डर के जरिए उस जासूसा की आवाज़ सुनाई दी। बैजोन तवज्जो से सुनता रहा, उसकी आवाज़ और लबो लहजे को अपने जहन में नक्श करता रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, आप बंद कर दें, मैं अभी मालूम करता हूँ। बैजोन ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर तेजपाल को वो तमाम बातें बताईं। तेजपाल ने कहा, जैसा कि तुम रिपोर्ट दे रहे हो, इससे जाहिर होता है कि वो वाकई पारस और पोरस हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मिस्टर फरहाद की दोहरी चाल नाकाम हो जाएगी। हम ये साबित कर सकेंगे कि एक तरफ फरहाद अपने आप को बेकसूर और खुद को अमरीकी मामलात से अलग थलग साबित कर रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ तकरीबी कार्रवाइयाँ करने के लिए अपने दोनों बेटों को बाल्टीमोर में छुपा रखा है। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उस जासूसा के दिमाग में जा रहा हूँ। उसके जरिए हकीकत मालूम हो जाएगी कि पारस और पोरस ने ही उसे ट्रैप किया है, और वो जासूसा खुद ही अय्याश है और चुपचाप रात भर के लिए गायब हो गई है। तेजपाल ने कहा, अपने साथ माइक मूरो को ले जाओ और बाल्टीमोर के अफसर से कहो कि वो दोनों बड़े कैसीनो के मालकान से फ़ोन के जरिए रब्ता करे। माइक मूरो उस अफसर के दिमाग में रहकर उन मालकान की आवाज़ सुनेगा, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए उनके दिमागों में पहुंचकर मालूम करेगा कि वाकई वो दोनों वहाँ आए थे या नहीं। माइक मूरो अपने साथी बैजोन के दिमाग में आया। बैजोन उस बाल्टीमोर वाले अफसर के पास आकर बोला, आपके दिमाग में हमारा एक और टेलीपैथी जानने वाला मौजूद रहेगा। आप वहाँ के दो बड़े कैसीनो के मालकान से फ़ोन पर रब्ता करें। ये उनकी आवाज़ें सुनकर उनके दिमाग में जाकर पारस और पोरस के मुतल्लिक सही मालूमात हासिल करेगा। हो सकता है कि वो दोनों में से किसी एक कैसीनो में मौजूद हों और उसकी खबर किसी और को ना हो, लेकिन ये जो मालकान होते हैं अपने दफ्तरों में बैठकर टीवी स्क्रीन के जरिए अपने पूरे कैसीनो के मुख्तलिफ हिस्सों को देखते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने पारस और पोरस के हुलिये के नौजवानों को देखा हो। उस अफसर ने कहा, मैं अभी फ़ोन पर रब्ता कर रहा हूँ। बैजोन ख्याल ख्वानी के जरिए उस जासूसा के दिमाग में पहुंचा, फिर फ़ौरन ही वापस हो गया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर तेजपाल से बोला, मैं उस जासूसा के दिमाग में पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही फ़ौरन वापस आ गया। क्या वो जासूसा योगा की माहिर है, सांस रोक लेती है? ऐसी बात नहीं है, बस मैं उसके ख्यालात ना पढ़ सका। उसके ख्यालात पढ़ने में क्या दुश्वारी पेश आ रही है? मैं क्या बताऊं? यहाँ मेरी बीवी मोना रीटा, और तुम जानते हो कि मैं अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसके अलावा किसी दूसरी औरत की तन्हाई नहीं देख सकता। वो जासूस ऐसी हालत में है कि मैं उसके दिमाग में नहीं रह सकता। उसकी बीवी मोना रीटा ने खुश होकर उसके शाने पर सर रख कर कहा, देखो तेजपाल, मेरा बैजोन मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मैंने इसे मना ही नहीं किया, लेकिन ये खुद ही मेरा ऐसा दीवाना है कि किसी और को देखना पसंद नहीं करता। तेजपाल ने परेशान होकर कहा, मोना रीटा, यहाँ दीवानगी, फर्माबरदारी और मोहब्बत का कोई सवाल नहीं है। अभी हमें अपने बहुत अहम मसले को हल करना है। वो बोली, आप किसी कमारे को भेज दें, लेकिन मेरा शौहर वहाँ नहीं जाएगा। तेजपाल ने कहा, बड़ी रॉबर्ट, तुम उस जासूसा के दिमाग में जाओ, बैजोन तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। उन्होंने उसकी हिदायत पर अमल किया। बैजोन ने उसे वहाँ पहुँचा दिया। चंद ही लम्हों के बाद बड़ी रॉबर्ट ने वापस आकर हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी तेजपाल, हम थोड़ी देर बाद ख्याल ख्वानी के जरिए उस जासूसा के बारे में और पारस और पोरस के बारे में बहुत कुछ मालूम कर लेंगे। तेजपाल ने कहा, थोड़ी देर बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? भाई समझा करो, मैं कबारा हूँ, मैं अभी उसके पास जाकर ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता। तेजपाल ने परेशान होकर कहा, क्या मुसीबत है? बैजोन शादीशुदा इसलिए नहीं जा सकता और तुम कबारे हो इसलिए नहीं जा सकते, फिर वहाँ कौन जा सकता है? बैजोन ने कहा, तेजपाल, तुम्हें खुद समझना चाहिए कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। वहाँ दो शैतान पारस और पोरस में से कोई मौजूद होगा। हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं? ठोस सबूत होना चाहिए, और ख्याल ख्वानी के जरिए तुम लोग पूरी यकीन से मालूम कर सकते हो कि वहाँ पोरस या पारस मौजूद हैं या नहीं। बड़ी रॉबर्ट ने कहा, हम तुम्हारी हदायत पर अमल करते रहते हैं और मुश्किल से मुश्किल मरहले से गुजरते रहते हैं। प्लीज़ हमें इस मरहले से गुजरने को ना कहो। तेजपाल ने जोसेफ विस्की को देखकर पूछा, तुम भी ऐसे ही दिलो दिमाग के कमज़ोर हो? क्या ऐसे मुश्किल वक्त में तुम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन हालात मजबूर करें और हमें दुश्मनों तक जल्द से जल्द पहुँचना ज़रूरी हो, तो क्या अपने फ़राइज़ की अदायगी से इनकार करोगे? जोसेफ विस्की ने कहा, इनकार नहीं करूंगा बैजोन, तुम मुझे उसके पास पहुंचा दो। बैजोन ने उसे जासूसा के दिमाग में पहुंचा दिया और खुद वापस चलाया। थोड़ी देर बाद उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, तेजपाल, मैंने उस जासूसा के जरिए एक मर्दाना आवाज़ सुनी, फिर उसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में पहुंचा और उसके ख्यालात पढ़े। पता चला कि वो पोरस है। तेजपाल ने कहा, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता कि वो पोरस हो और तुम उसके ख्यालात पढ़कर आ रहे हो। मैं जानता हूँ कि हम उनके दिमागों में नहीं पहुँच सकते। जाना चाहेंगे तो वो सांस रोक लेंगे, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। अच्छा, कोई और बात है तो बताओ। वो अपनी आदत और मजाज के खिलाफ आज 2 पैग पी चुका है। उस जासूसा ने बड़ी मोहब्बत से उसे पिलाया है। औरत ऐसी होती है कि बादशाह उसके लिए तख्त और ताज छोड़ देता है। पोरस ने उस पर लट्टू होकर उसके हाथों से पी ली होगी। तेजपाल सोच में पड़ गया। उसका जहन तस्लीम नहीं कर रहा था कि पोरस नशा करने की गलती करेगा। ऐसे वक्त उनके टेलीपैथी जानने वाले माइक मूरो ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, मैं बॉस वन के दिमाग में पहुंचा तो मालूम हुआ कि उसने पैनी ब्रदर्स की खिदमत हासिल कर रखी हैं। ये पैनी बहुत जालिम और कातिल है। उसके 3 भाई हैं और वो तीनों भी वैसे ही हैं। किसी की भी जिंदगी यूं छीन लेते हैं जैसे किसी चुंटी को चुटकी में मसल रहे हों। लेकिन वो चारों भाई इस वक्त कैसीनो के एक बड़े हॉल में बुरी तरह जख्मी पड़े हुए थे। एक नौजवान वहां आया था और उन चारों की पिटाई करने के बाद उनकी बहन को लेकर वहीं एक रेस्तोरां में खाने के लिए गया है। तेजपाल ने पूछा, क्या उस एक नौजवान ने उन चारों बदमाशों को जख्मी किया है? हाँ, उन जख्मी गुंडों के ख्यालात बता रहे हैं कि उनकी पिटाई अजीबोगरीब तरीके से हुई।
वो नौजवान चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया था। कभी कभी उन्हें दो चार हाथ मार देता था, वरना वो चारों भाई बेख्तियार लड़ पड़े थे और एक दूसरे को जख्मी करते जाते थे। अब वो इस काबिल नहीं रहे कि जख्मों से चूर होने के बाद फर्श पर उठ सकें। उन्हें कैसीनो के मुलाजमी ने उठाया और कुर्सी पर बिठाया। उनकी बहन उस नौजवान के साथ चली गई, जबकि उसे अपने जख्मी भाइयों के साथ रहना चाहिए था। इस बात से ये जाहिर होता है वो नौजवान टेलीपैथी जानता है। एक तो उसने ख्याल ख्वानी के जरिए चारों भाइयों को आपस में लड़ने पर मजबूर किया। जब वो बुरी तरह जख्मी हो गए तो उसने उनकी बहन के दिमाग पर कब्जा जमाया और वो मजबूर होकर उनके साथ चली गई। तो फिर फौरन जाओ और उस नौजवान तक पहुंचने की कोशिश करो। ये यकीन हो रहा है कि वो पारस या पोरस होगा, लेकिन हमें पूरी तरह तस्दीक करनी चाहिए। तेजपाल के वो चारों टेलीपैथी जाने वाले फौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए बॉस वन के दिमाग में पहुंचे और उसे मजबूर करके वहां ले गए, जहां पारस उस हसीना के साथ बैठा खा रहा था। बॉस ने उससे पूछा, मिस्टर, तुमने अपना नाम नहीं बताया, वाकई बहुत दिलेर हो। मैं चाहूंगा कि तुम खाने के बाद मुझसे मुलाकात करो। इसके जवाब में पारस ने कहा, मैं अभी मसरूफ हूँ, जब मेरी मसरूफियात खत्म हो जाएंगी तो शायद मैं कल दिन को किसी वक्त तुमसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल हमें डिस्टर्ब ना करो, चले जाओ। पारस की आवाज़ सुनती उन चारों ने उसके दिमाग के अंदर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पारस ने सांस रोक ली। उनमें से बेजोन ने दूसरी बार दिमाग में जाकर कहा, प्लीज सांस ना रोको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने बात नहीं सुनी, फिर सांस रोक ली। तेजपाल ये रिपोर्ट सुनकर गहरी संजीदगी से सोच रहा था। फिर उसने कहा, यह पारस हो सकता है, अपने दिमाग में नहीं आने दे रहा है। उधर पोरस उस हसीन जासूसा की कुर्बत से दीवाना होकर नशे को मूल रहे। बेजोन ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तुम चारों वहां के इंटेलिजेंस वालों के दिमागों में जाओ और उनसे कहो फौरन बॉस वन के कैसीनो में जाकर पारस को घेरे में लेकर फरार न होने दें, उसे हर हाल में गिरफ्तार करें। मुझे यकीन है कि वो दोनों भाई जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उसकी हदायत के मुताबिक वो चारों बाल्टीमोर के अफसरान के दिमागों में गए और बताया कि पारस और पोरस को गिरफ्तार करने के लिए कहाँ पहुंचा जा सकता है और उन्हें किस कदर मोहतात रहकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार करना होगा। अगर उनकी जरा सी भी गफलत या हिकमत अमली से उन्हें फरार होने का मौका मिलेगा तो अमरीकी काबरीन एक बड़ा गेम हार जाएंगे। ये साबित नहीं कर सकेंगे कि फरहाद दोहरी चाल चल रहा है। अपने दोनों बेटों को बाल्टीमोर भेजकर दी हुई मोहलत खत्म होते ही उन काबरीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाले। पारस उस कैसीनो में चार गुंडे भाइयों की इकलौती बहन लीजा के साथ रेस्तोरां में बैठा हुआ डिनर में मसरूफ था। लीजा ने कहा, तुम बड़े इत्मीनान से खा रहे हो और मुझसे एक लुकमा भी नहीं खाया जा रहा। मेरे चारों भाई बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए था, मगर तुम क्या हो कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ उन भाइयों को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ आ गई हूँ। पारस ने कहा, तुमने अपनी कीमत बताई थी कि मर्दानगी और दलेरी। मर्दानगी औरत को दिखाई जाती है और दलेरी मर्द को, लिहाजा मैंने तुम्हारे चार भाइयों को दलेरी दिखा दी। मर्दानगी तुम्हें दिखाऊंगा, इस तरह मैंने तुम्हारी बताई हुई कीमत अदा की है। तुम मेरे हाथ बिक चुकी हो, अब बिकने के बाद खरीदार की मर्जी पर हो, और खरीदार की मर्जी यह है कि तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ना दे। तुम टेलीपैथी जानते हो, उसके जरिए तुमने मेरे भाइयों को आपस में लड़ा दिया और एक तरफ खड़े तमाशा देखते रहे। झूठ बोल रही हो। मैंने दलेरी दिखाने के लिए तुम्हारे चारों भाइयों को कभी कभी एक दो हाथ जमाए हैं, तुम भूल रही हो। ये कौन सी मर्दानगी है कि मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर यहाँ ले आए? जब मैंने तुम्हें खरीद लिया तो मैं तुम्हारे सिर्फ दिल पर ही नहीं, तुम्हारे दिमाग पर भी हुकूमत करने का हक रखता हूँ। तुमने सही तरीके से मेरी कीमत अदा नहीं की, टेलीपैथी के जरिए मेरे भाइयों को शिकस्त दी है, जबकि तुम्हें एक मर्द की तरह उनसे मुकाबला करना चाहिए था। अच्छा, मैं खाली हाथ तुम्हारे चार भाइयों से मुकाबला करता और वह मुझे अपने हथियारों से भून कर रख देते। मैंने अपना टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल किया है, तो इस पर तुम एतराज कर रही हो। मर्द एक दूसरे के मुकाबले पर आते हैं तो अपने अपने पास रखे हुए हथियार इस्तेमाल करते हैं, मगर औरत को टेलीपैथी के जरिए जेर ना करो, अपनी मर्दानगी से जेर करो। आइंदा मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊंगा, तुम आज़ाद रहोगी और देखोगी कि मैं तुम्हें किस तरह काबू में करता हूँ। अगर तुम जुबान के सच्चे और वाकई टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे तो क़यामत तक मुझे हासिल नहीं कर सकोगे। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मैं फिर एक बार तुम्हारा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहती हूँ। पारस ने उसे मोबाइल फ़ोन दिया। वो इसे लेकर ऑन करने के बाद नंबर पंच करने लगी। जब राब्ता हुआ तो उसने कान से लगाकर पूछा, हेलो, मेरे चारों भाई कहाँ हैं? दूसरी तरफ की बातें सुनने लगी। पारस उसके दिमाग में नहीं जा रहा था, उसके ख्यालात नहीं पड़ रहा था और उसे ये मालूम नहीं हो रहा था कि दूसरी तरफ कौन है और उससे क्या करे। लीजा ने कहा, अच्छा, तो वो चारों अस्पताल में है, मरहम पट्टी हो चुकी है, कोई तशवीश की बात तो नहीं है? वो फिर कुछ सुनने के बाद बोली, ओ गॉड, इतने जख्मी है कि अपने पैरों पर चल नहीं सकते, एक दो दिन लगेंगे। ये कहते वक्त वो घूर कर पारस को देख रही थी, फिर फोन पर बोली, अगर एक टेलीपैथी जाने वाला है तो क्या यहाँ पुलिस फोर्स की कमी है? उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? एक टेलीपैथी जाने वाला कितनी पुलिस वालों के दिमागों में बैक वक्त जा सकेगा? वो फिर दूसरी तरफ की बातें सुनने लगी। इसके बाद बोली, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, इसके बाद अपने भाइयों से मिलने अस्पताल जाऊंगी। ये कहकर उसने फ़ोन को ऑफ किया, उसे पारस के सामने हाथ बढ़ाकर रख दिया। उसने कहा, मैंने टेलीपैथी का सहारा नहीं लिया, तुम्हारे ख्यालात नहीं पड़े, लेकिन तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लगाया है। अभी तुम किसी पुलिस अफसर से बातें कर रही थी। वो बोली, हाँ, मैंने पुलिस वालों को समझाया कि तुम्हें घेर कर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन किस जुर्म में?
जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो मुलजिम कहलाता है, जुर्म साबित हो जाए तो फिर मुजरिम कहलाता है। फिलहाल इतना ही जुर्म काफ़ी है कि तुमने उस कैसीनो में हंगामा बर्पा किया है, लड़ाई झगड़ा करके मेरे 4 भाइयों को जख्मी किया है और यहाँ के कीमती सामान को तोड़ फोड़ डाला है। इसके बाद पुलिस वाले तुमसे निमट लेंगे। मुझे आर्जी तौर पर हिरासत में लेने के लिए इतने इल्ज़ामात काफ़ी हैं। मैं भी पुलिस वालों से निमट लूँगा। वैसे तुम मेरी मर्जी के बगैर भाइयों से मिलने के लिए अस्पताल नहीं जाओगी, वो तो मुझे जाना ही है। ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हारा खाना ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ, उससे पहले नहीं जाऊँगी। खाना ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हो या पुलिस वालों की आमद का, तुम कुछ भी समझ सकते हो। अगर खतरा महसूस कर रहे हो और तनहा टेलीपैथी का हथियार बेशुमार पुलिस वालों पर आजमा नहीं सकोगे तो यहाँ से भाग जाओ। मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। उस वक्त कैसीनो का मालिक बॉस नंबर 1 अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया और बोला, वो चारों अस्पताल में है और बड़ी तशवीशनाक हालत में है। आपने मेरे उन 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुरी तरह जख्मी किया है, फिर मेरे कैसीनो का बहुत सा कीमती सामान तबाह कर दिया। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक इल्तिजा करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप इल्तिजा करेंगे कि यहाँ से चला जाऊँ और खाने का बिल भी अदा ना करूँ। आपका एहसान होगा, बिल की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ चले जाएं ताकि इस बात की जमानत हो कि आइंदा यहाँ कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। तुम्हारे गुंडे जब गड़बड़ करते हैं तो उसे तुम जायज़ करार देते हो, क्योंकि वो तुम्हारे कैसीनो के नाजायज़ मामलात की हमायत में खून खराबा करते हैं और यहाँ के लोगों को मार पीट कर निकाल देते हैं। लेकिन मैंने जो दंगा किया है वो तुम्हारे असूलों के खिलाफ है। बहरहाल मैं खाने के बाद चला जाऊँगा। वो बोला, मैं अस्पताल में अपने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की खैरियत मालूम करने जा रहा हूँ। क्या मैं इसकी बहन लीजा को साथ ले जा सकता हूँ? पारस ने कहा, अब ये मेरी है, इसलिए मेरे साथ जाएगी। आप इन बहन भाइयों से क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? दुश्मनी मैं नहीं कर रहा हूँ, इस हसीना ने कहा था। इसकी कीमत है मर्दानगी और दलेरी ये होगी कि मैं उसके 4 भाइयों से निमटने के बाद उसका हाथ पकड़ूं। लिहाजा मैंने उनसे निमट लिया, अब इससे निमटना रह गया। एक बॉडीगार्ड ने कहा, मिस लीजा अकेली रह गई है, ये हमारे बॉस के 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की बहन है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ठीक है कि तुम टेलीपैथी जानते हो, लेकिन बॉस ने और हम दोनों बॉडीगार्ड्स ने अपने अपने हथियार निकाल लिए तो तुम तन्हा बैक वक्त हम तीनों को कैसे काबू में कर सकोगे? पारस ने कहा, पहले यही बात लीजा कह रही थी कि कई पुलिस वाले यहाँ आ जाएं तो मैं किस तरह उन्हें काबू में कर सकूंगा। उसकी बात खत्म होते ही भारी भरकम जूतों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर कई पुलिस वाले उस रेस्तोरां में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही पारस ने पहले बॉस 1 के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने फौरन ही अपना रिवॉल्वर पारस की तरफ उछाला। पारस ने इसे कैच कर लिया। बॉडीगार्ड बोल रहा था, उसकी आवाज़ भी पारस सुन चुका था। उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया तो उसने भी अपना रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दिया। पारस ने इस दूसरे रिवॉल्वर को कैच करने के बाद एक रिवॉल्वर से बॉस 1 का निशाना लिया और दूसरे से लीजा का, फिर पुलिस अफसर और दूसरे सिपाहियों से बोला, अगर किसी ने मेरी तरफ बढ़ने की या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बॉस को और लीजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर इन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो फौरन वापस चले जाओ। तमाम पुलिस वाले ज़रा दूर हो गए। पारस ने बॉस के दोनों बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों हो, ज़रा दूर हो जाओ। वो भी ज़रा दूर चले गए। एक अफसर ने कहा, हम जानते हैं आप इन दोनों को गोली मार सकते हैं और ये भी जानते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन दोनों की ज़िंदगी बचाना हम पुलिस वालों का फ़र्ज़ है। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, प्लीज़ कानून को हाथ में ना लें, हमारे साथ थाने चलें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पारस ने मुस्कुराकर कहा, वाह, पुलिस वालों से नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये तो लतीफ़ा हो गया। हंसना चाहिए मगर मुझे हंसी नहीं आ रही है। एक पुलिस अफसर के मोबाइल फ़ोन से बजर की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ोन को ऑन किया और कान से लगाया और कहा, हेलो। वो दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। पारस उसके दिमाग में पहुंच गया। दूसरी तरफ से कोई पुलिस अफसर कह रहा था, हम इस होटल को चारों तरफ से घेर कर इस कमरे में गए। वहाँ इंटेलिजेंस की जासूस एक नौजवान के साथ थी और वो नौजवान नशे में मदहोश था। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। पारस ने समझ लिया कि पोरस गिरफ्तार हो चुका है। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए पोरस के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो वाकई नशे के बायस मदहोश था। पुलिस अफसर ने फ़ोन के जरिए कहा, इस जासूसा को और इसके जवान साथी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले आओ, हम इसे वॉशिंगटन में CIA वालों के हवाले करेंगे। दूसरी तरफ से एक पुलिस अफसर ने कहा, हमने इन दोनों को हिरासत में ले लिया, लेकिन हमारे दिमाग में आने वालों ने हमसे कहा है सिर्फ इसे गिरफ्तार करना काफ़ी नहीं होगा, ये होश में आते ही गिरफ्त से निकल जाएगा, लिहाजा इसे ज़ख्मी किया जाए ताकि ये ख्याल ख्वानी के काबिल न रहे। नहीं, इसे ज़ख्मी ना करो, पहले थाने ले आओ। अफसोस, हमारे एक सिपाही ने इस पर गोली चलाकर इसके बाजू को ज़ख्मी कर दिया है। हम थाने ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करने वाले हैं। ऑल राइट, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। पारस ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकोगे, यहाँ से फ़ौरन जाओ। उसकी बात खत्म होते ही अचानक ठाएं से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने कहीं से छुपकर गोली चलाई थी। वो गोली पारस के बाजू में आकर लगी। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। इससे पहले कि वो दोनों रिवॉल्वर से गोली चलाता, दोनों बॉडीगार्ड्स ने उस पर छलांग लगाई, फिर उसके रिवॉल्वर को छीन लिया। तेजपाल के टेलीपैथी जाने वाले बैजोन ने एक पुलिस वाले के दिमाग पर कब्जा जमाया था। उसे इस भीड़ से ज़रा दूर ले गया था, फिर उसे मजबूर किया था कि वो पारस के बाजू को ज़ख्मी करे और उसने यही किया। डमी पारस और पोरस दोनों ही ज़ख्मी हो गए थे। किसी मुखालिफ टेलीपैथी जाने वाले को अपने दिमाग में आने से और ख्याल ख्वानी करने से नहीं रोक सकते थे। वैसे असल पारस और पोरस भी यही चाहते थे।
कि मुखालफिन उनके दिमागों में जाकर ख्यालात पढ़ें और यही मालूम करें कि वो कोई बहरूपिया नहीं बल्कि पारस और पोरस ही हैं। तेजपाल के चारों टेलीपैथी जानने वालों ने वाशिंगटन के CIA और FBI के आला अफसरों को खुशखबरी सुनाई कि पारस और पोरस हिरासत में हैं, उन्हें जख्मी कर दिया गया है। वो फिलहाल ख्यालख्वानी नहीं कर सकेंगे और फरार नहीं हो सकेंगे, लिहाजा उन्हें बड़ी सख्त निगरानी में रखा जाए ताकि उनके दूसरे टेलीपैथी जानने वाले और बाबा साहब के दायरे के सुराग रसां फरहाद के उन दोनों बेटों तक ना पहुंच सकें। मैंने उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी थी। 2 घंटे बाद वह मोहलत खत्म होने वाली थी। उससे पहले अमरीकी काबरी ने यह बाजी जीत ली थी। वो खुश थे कि पारस और पोरस उनकी कैद में रहेंगे तो मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकूंगा। लेकिन 2 घंटे खत्म होते ही उनकी खुशफहमी भी खत्म हो गई। अचानक पता चला आर्मी हेडक्वार्टर में जो असलहा खाना है और जहां जदीद तरीन असलहे का जखीरा है, वहां अचानक धमाका हुआ है और करोड़ों डॉलर का असलहा तबाह हो चुका है। मैंने अमरीकी फ़ौज के आला अफसर से कहा, मैंने जो कहा था वो कर दिखाया है। मोहलत ख़त्म हो चुकी है, इंतकामी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये इंतकामी कार्रवाई का पहला मरहला है। तुम्हारे करोड़ों डॉलर्स का जदीद असलहा तबाह हो चुका है। अब जहां भी जितने भी तुम्हारे बाप हैं उनसे मेरे खिलाफ शिकायत करो, लेकिन मेरे खिलाफ शिकायत करने के लिए ठोस सबूत पेश करना होगा, जबकि एक भी ठोस सबूत तुम्हें नहीं मिल सकेगा।